15 साल से अलकायदा दाइश सब मिलकर लड़ रहे हैं। 15-16 दिन पहले अचानक ऐसा क्या डिफरेंट हो गया? दिस इज समथिंग ऑल न्यू। दिस इज द हेल्प ऑफ अबू मोहम्मद अल जुलानी जिहादी कैसे बने? हु इज अबू मोहम्मद अल जुलानी। कौन है? आप कहीं से गूगल कर लो, कुछ कर लो, जब भी आप इसका नाम सुनोगे, अगर जो बाहर लिखा है वो बिकॉज ऑफ अलकायदा, उस पर हुआ झगड़ा अलकायदा के साथ। इसने बोला मैं अलकायदा से अपने अलग होने का ऐलान करता हूँ। क्या आपकी अबू मोहम्मद अल जुलानी से कभी कोई मुलाकात हुई थी? उसने मुझे यहाँ से पकड़ के मुझे बोला कि कभी भी अपनी जबान से ये बात बाहर मत निकालना किसी और के साथ। अगर ये बात बाहर निकल गई। क्या अबू मोहम्मद अल जुलानी कल को अमेरिका को आंखें दिखा सकते हैं? इट इज द फ्यूचर ऑफ शाम। डिक्टेटर बिशारुल असद, उनको फरार का रास्ता कैसे मिला? ये गुमनामी में मर जाएगा वहां, उसका चैप्टर हो गया क्लोज, इज डन। दहाइयों से जारी मिडल ईस्ट की जो जंग है, इसका एंड क्या आप देखते हैं? वेट एंड वॉच। रिसेंटली सीरिया के अंदर जो हालात बदले वो कई नए सवालों को जन्म देते हैं और आज के इस पॉडकास्ट में हम उन्हीं सवालों का खुलासा करेंगे। पहला सवाल तो ये कि सीरिया के अंदर कई दहाइयों से चलती इस आमरीत का कैसे किसी बागी ग्रुप ने अचानक से तख्ता उलट दिया? पिछले कुछ हफ्तों में बिशारुल असद के साथ ऐसा भी क्या हुआ कि उन्होंने इस बागी ग्रुप के सामने हार मान ली और उन्हें फरार का रास्ता इख्तियार करना पड़ा? अबू मोहम्मद अल जुलानी को किस मुल्क ने अपने मफादात के लिए इस्तेमाल किया और आने वाले दिनों में सीरिया का फ्यूचर क्या होगा, ये सब जानिए आज के इस स्पेशल पॉडकास्ट में कामरान फरीदी से। सुनो क्राइम पॉडकास्ट के 90% व्यूअर्स वो हैं जिन्होंने अब तक सुनो डिजिटल को सब्सक्राइब नहीं किया। अगर आपके ख्याल में मैंने आपको वैल्यूएबल कंटेंट दिया है तो अभी सुनो डिजिटल को सब्सक्राइब करें। कामरान में रिसेंटली हमने सीरिया से कुछ फुटेजेस देखी जिसके अंदर कई हज़ार कैदी एक जेल से रिहा हुए। वो जो जेल है सैदना जेल, रेड प्रिजन भी जिसे कहते हैं, उसकी हकीकत क्या है और वो जो कैदी उस जेल में कैद थे वो किस जुर्म की सज़ा काट रहे थे? अरबी में जेल के जो लफ्ज होता है वो होता है सजन। तीन जिम नुन सजन। तो सजन फिर सिदनाया उसको हमारा इसलिए कहते हैं, वो रेड इसलिए कहते हैं कि वो एक रेड जोन बफर कहलाता है। उसका नाम रेड नहीं है बल्कि वो एक रेड जोन बफर है, क्योंकि वहाँ असल में जो बशार लानउल्लाह के ख़तरनाक तरीन कैदी, यानी वो ख़तरनाक तरीन का मतलब ये है कि उसके सियासी मुखालफिन, और सियासी मुखालफिन में चाहे वो अलकायदा हो, चाहे वो दाइश हो, चाहे वो हयात तहरीर श्याम हो, या वो उसके अंदर की जो मुखालफतें चलती हैं। कीप इन माइंड इसकी एक थोड़ा सा को डेमोग्राफिक चीज़ को समझना पड़ेगा अली भाई, इस बात को समझने के लिए और इस मामलात को समझने के लिए कि बशार अल असद का जो ताल्लुक है वो है अलवाइट्स, ALWITES, अलवाइट्स। और उसको असल में ये कदीम जो लफ्ज़ इसके लिए इस्तेमाल खज किया जाता है, उर्दू में भी लोग पाकिस्तान में भी इस लफ्ज़ को जानते हैं, जिसको शनाख्त के लिए इसको पहले नुसैरिया कहा जाता। थोड़ा सा बहुत बॉर्डर लाइन फ़र्क है, ये नुसैरिया है, नुसैरी फ़िरक़े से ताल्लुक़ रखते हैं। जो असल में उनके जो अकीदे हैं वो बहुत अलग मुख्तलिफ से, इसको हिडन रिलीजन कहते हैं। एक एक पोशीदा, एक बहुत राजदारी वाला है, ये सारी चीज़ें इनकी मंजर आम पे नहीं आती। तो कीप इन माइंड कि इसको समझने के लिए एक जगह हुकूमत है अलवाइट्स की, जो बहुत बड़ी तादाद में नहीं है, लेकिन पूरी हुकूमत की जितनी इसकी लॉबी जो थी ना, यानी जो इसकी पूरी गवर्निंग लॉबी, वो अलवाइट्स थी सारी। लेकिन जो पॉपुलेशन है वहाँ की, देयर इज़ उसमें सुन्नी मेजॉरिटी है। उसके बाद फिर दूसरा फिर अहले तशी है, 12 इमामी भी हैं इसमें। यहाँ पर इस्माइली की एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद है, जो कि बशार के साथ जो जो ज़्यादा हिमायत करते हैं उनको इस्माइली करते हैं। तो इनका एक बहुत करीबी अलायंस भी है और प्रिंस करीम खान के करीबी दोस्त भी हैं। तो इनके खिलाफ जो साजिशें जो होती हैं वो इनको सिर्फ यही नहीं है कि वो इसको जो डर रहता है साजिशों का, कि ये जैसे मिसाल के तौर पे मोहम्मद बिन सलमान है। अब मोहम्मद बिन सलमान जो है वो जो कैबिनेट, ये जो लॉबी रखते हैं, वो अपनी खास एक कबीले के खास लोग रखते हैं, ये अरबों की खास रिवायत है। इसी तरह से ये भी जो एतबार आपका, हमारे ये सद्दाम हुसैन के मौजूद बहुत उन्होंने इस बात आपको बताई थी कि जो उनके जो कबीले के लोग थे वो सब उनको लेके और उसी को पास, क्योंकि इनमें ट्रस्ट बड़ा मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा किताल होता है, साजिशें होती हैं, ये बहुत बड़ा मसला है, ये हमारी तारीख भी है वैसे तो। लेकिन इनके नज़दीक जो था वो साजिशें जो इनके तख्ता गिराने, क्योंकि डिक्टेटर था बेसिकली, और उसका बाप जो था हाफिज लानाउल्लाह, वो जो था, यानी दोनों को मिला के तकरीबन 50 साल की हुकूमत बनती है जो इन्होंने की है। और 50 साल की हुकूमत मेजोरिटी के ऊपर करना कोई मजाक बात नहीं। यानी आप समझें कि लेट्स से 70-30 का रेशियो अगर आप पकड़ के चलें, विच इज
फेयर थिंग टू से 70-30, लेकिन वो 70% में जो है वो इजीदीज भी आ जाते हैं, और शिया भी आ गया, सुन्नी भी आ गया, और फिर बाकी 30% जो कि बहुत बड़ा नंबर हम इनको दे रहे हैं, 30% स्माइली और अलवाइट्स, क्योंकि ये टुगेदर है इसमें। अगर आप ये देखें तो साजिश बहुत होती है इन मामलात में। तो वो जिसने इन्होंने एक ऐसा निज़ाम राइज किया था, उसको जवासीस कहते हैं, अरबी का लफ्ज होता है जवासीस, उर्दू में उसको जासूस कहते हैं। जो इनका जो एक निज़ाम इन्होंने बहुत खतरनाक कायम किया था कि एक टैक्सी ड्राइवर हो गए, एक घर में ऐसा था कि भाई जासूस है बहन को नहीं पता, माँ जासूस है बेटी को नहीं पता। ये कंट्री वाइड स्ट्रक्चर था ताकि उनको ये डिटेक्ट कर सके कहाँ मेरे खिलाफ साजिश हो रही है। और जहां थोड़ा सा भी एक इनके कान में बात पड़ी कि इनकी इंटेलिजेंस के कि कहीं साजिश का खतरा है, तो उन्होंने उठा के उसको लॉकअप कर दिया। फिर सिडना में जाके सजन में यानी जेल में डाल दिया उसको। और उसके बाद उसके भी तबकात है, यानी इंटेरोगेशन तबकात हैं उसके। और अगर आपने वो खबर देखी है या नहीं देखी पता नहीं, तो वो अभी तक ढूंढ रहे हैं टनल्स उसकी। यानी वहां पर वो एक उन्होंने ऑक्सीजन का निज़ाम तो ढूंढ लिया था, वो बीबीसी ने उसको दरियाफ्त किया कि वहां पे ऑक्सीजन पंपिंग का एक निज़ाम है, उस वो कहीं अंडरग्राउंड पाइप्स जा रहे थे उसके। तो वो अभी भी वो हथौड़े मार मार के वो खोद रहे हैं, उनको उसका उसकी सुरंग का जो टनल का जो मुंह है वो अभी तक नहीं मिला। और अतराफ में वो जो जो कितनी बॉडियां हैं, यानी कितनी जो लाशें हैं, वो मेरा ख्याल है अभी तक ये भी किसी को अंदाजा नहीं कि उसके बेसमेंट में कितनी और उसके अतराफ में कितनी लाशें दफन हैं। तो वो आने वाले वक्तों में आप सुनेंगे एक बर्बरियत की एक और निशान जो। और उसको इसको मेस्बा भी कहा जाता है, जिबा खाना। तो वो जो चेने वेने, अगर पता नहीं आपके पास वो तस्वीरें पहुंची हैं इसकी, कि वो चेनों पे लटका के जैसे गोश्त जानवरों को लटकाते हैं ना, उस तरह लटका के जिंदा इंसान को हुक के साथ, यानी वो कांटे के साथ, यानी किसी कंधे पे, और उसको स्किन करते थे। और उसके बाद वो टांगों और हाथों को बोन स्किन बोन करते हैं, यानी एक नाइफ लेके उसकी हड्डी तक, और वो वैसे छोड़ देते थे उसके बाद। और उस पे कीड़े मकोड़े, यानी एक अजीब। लेकिन अली भाई, ये दुनिया में तो अब ये बात सामने आ रही है। अगर ये बात जहन में रखिएगा कि ये तो अलकायदा ने तो जो जो पूरी अलकायदा वहां मूव हुई, और ये जो सुन्नी मूवमेंट वहां चली 15 साल, 20 साल, 25 साल, जिसको तकरीबन मैं तो खैर मतलब एक मूवमेंट तो कब से चल रही है, लेकिन जो जोर पकड़ा था हयात तहरीर शाम और फिर जुलानी, और ये जो सारे वाकयात हैं, जबहतुल नुसरा एक बहुत बड़ा नाम, जिसने वाकई असल में अगर जो जो मूवमेंट चलाई इसके खिलाफ, वो जबहतुल नुसरा थी, जो जो कि दाइश से पहले थी। तो ये तो सारी चीजें तो बहुत अरसे चल रही हैं। वो यही तो कह रहे थे, क्योंकि उनके लोग गायब हो जाते थे, उनको पता था कि प्रिजन के अंदर है, उनको पता था कि ये प्रिजन मौजूद है। लेकिन अब दुनिया के सामने चूंकि ये बात आ रही है, और अब चूंकि ये बशर लानाउल्लाह जो है वो भाग गया वहां से, गारत हो गया, तो इसलिए ये बातें सामने आ रही हैं। वरना अलकायदा ने बहुत पहले इसका ऐलान कर दिया था कि ये ऐसी चीजें मौजूद हैं। मिडिल ईस्ट में सीरिया की वॉर को समझना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन अगर आप हमारी ऑडियंस की आसानी के लिए ये आसान लफ्ज़ों में समझा सकें कि ये वॉर का बैकग्राउंड क्या है। भाई को पाकिस्तानी ऑडियंस को, अली भाई, इसलिए समझ में नहीं आती कि पाकिस्तानी ऑडियंस को बताया किसी ने नहीं। और पाकिस्तानी ऑडियंस उर्दू जबान के अंदर ऐसी कोई मैंने बेशतर देखी इसमें। तो इसको समझाना इस उसलिए एक आदमी जो बाहर बैठा उसके बस में नहीं है, क्योंकि ये वहां रहने रहने के बाद आप इस बात को समझते हो। पाकिस्तानी वहां पे कौन रहा है, वहां पे तो ऐसा कोई पाकिस्तानी जो दरमियान दौरान जहाद जो है या ये इन अवाइल में वहां पे रहा, वो कोई ऐसा है नहीं। हमारे पास तो कोई ऐसा आदमी नहीं है, ना हमने किसी को समझा है। तो मैं खुद भी ढूंढ रहा था कि देखूं लोग क्या, क्योंकि मैं भी देखता हूँ क्या बात कर रहे हैं, क्योंकि ये मेरा इंटरेस्ट है, ऑफ कोर्स मेरा सब्जेक्ट है। तो मैंने देखा कि को लोग तो सारे जो बात कर रहे हैं, दे हैड नो आइडिया, क्योंकि वो बाहर से पढ़ते हैं अली भाई, वो वेबसाइट पे चले जाते हैं गूगल पे या इधर उधर से, इंग्लिश उनके पास जो बहुत से बहुत वो चीज़ होती है, अरबी जानते नहीं है, तो वो उनको वहां से जराइद से कोई चीज़ मिलती नहीं है। तो वो इंग्लिश में पढ़ के जो है वो बीबीसी से और या सीएनएन से या किसी और मिडल ईस्ट आई से पढ़ के, अल जजीरा से पढ़ के या सुन के, वो रिपोर्ट बना के जो है वो यूट्यूब पे लोगों को दे देते हैं, वो जो कि करेक्ट नहीं है तरीका। जब आपको नहीं पता हो तो ना बात करें। तो पहली बात तो ये कि इनके इसका मामला, ये अगर हम शुरू से करें कि हाफिज और असद से शुरू करें, इसके बाप हाफिज लानउल्लाह से करें, तो ये जो आदमी था इसका बाप, वो आया था फ्रेंच रेवोल्यूशन, यानी वो जो फ्रेंच की ताकत के साथ, उनकी बैकअप के साथ आया था। अगर फ्रेंच की बैकअप ना होती तो कभी भी बशार फैमिली जो थी, यानी अलवाइट्स जितने थे, वो कभी ताकत में ना आते, क्योंकि वो मेजोरिटी में नहीं थे वहां पे। तो और दूसरी बात, अगर वहां पे डेमोक्रेसी तो हो नहीं सकती, जमहूरियत नहीं हो सकती, क्योंकि अगर जमहूरियत हो जाएगी तो वोट किसको पड़ेगा? जाहिर बात है इसकी माइनॉरिटी है वहां पर। अगर माइनॉरिटी को तो वोट नहीं देंगे, जैसे बहरेन है, बहरेन के अंदर शिया मेजोरिटी है,
जो अवाम जो है वो मेजोरिटी शिया है, और हुकूमत जो है वो सुन्नी की है, क्योंकि वो सऊदी कभी नहीं चाहेगा। तो वहाँ इलेक्शन तो कभी नहीं होंगे कि वहाँ अगर इलेक्शन होंगे तो शिया हुकूमत आ जाएगी, और वो सऊदी आने नहीं देगा अपने बगल में कभी भी। तो यही मसला बशार का भी है, कि बशार जो है वो खुद तो अलवी है। हालांकि एक अजीब खास बात इसमें यह है, पॉइंट टू बी नोटेड, कि असल में अगर आप तहकीक करेंगे तो जो ये फिरका है, इसकी जो जो असल जो अहले तशीन, जो दुनिया में जो सबसे बड़ा अहले तशी यानी 12 इमामी जो हैं, उनमें इसके लिए कुफर का फतवा है। और इनके फिर दूसरे अवामिल भी बहुत है, कि रीइंकारनेशन यानी जैसे हिंदुओं में होता है, और ये वाइन भी पीते हैं कि वो ब्लड ऑफ अली कम्स इन अ वाइन, और वो आपके अंदर हलूल कर जाता है। बड़े अजीब अजीब चीज़ हैं इनके अंदर। ये पीटर और पॉल को भी मानते हैं, कि वो भी जो थे वो उनको अवतार मानते हैं, और उर्दू में अरबी या हिंदी का लफ्ज़ अगर कहें तो वो अवतार यानी एज अ सेंट मानते हैं। तो ये एक बड़ा ही डिफिकल्ट चीज़ है। एंड इफ वी स्टार्ट एक्सप्लेनिंग इस कल्ट को, कल्ट कहना चाहिए, मजहब तो नहीं है ये, या इस आइडियोलॉजी को, तो फिर हमारा जो है वो मौजू सिर्फ वही रह जाए, क्योंकि ये बहुत तफसील तलब चीज़ है। तो लिहाजा इसको यहाँ समेट के हम आगे चलते हैं, कि एक माइनॉरिटी सेक्ट ने हुकूमत की मेजोरिटी के ऊपर। अब वो किस तरह कर रहा, उसको एक ही तरीका था, वो डिक्टेटरशिप या जुल्म का निज़ाम रखने का। अगर आप जुल्म नहीं करेंगे तो अपराइजिंग होगी, जुल्म नहीं करेंगे अपराइजिंग होगी। अच्छा, अब मसला ये हुआ कि जब हाफिज अल असद, जब ये नहीं चाहता था कि बशार जो है वो कभी सदर बने। असल में जो इसका बड़ा भाई था वो था उम्मीदवार, बाप ने उसका वो किया था। वो बड़ा समझदार आदमी था, इसका बड़ा भाई ज्यादा होशियार था। उसका एक्सीडेंट हुआ, वो मर्सिडीज चला रहा था, वही ओवर स्पीडिंग 200 माइल स्पीड 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 कर रहा था, तो एक्सीडेंट हो गया, हलाक हो गया। तो उसको इमरजेंसी में बुलाया गया, लंदन में था ये उस वक्त। तो बुला, उसको इख्तियार दिया, समझाया, इख्तियार ले लिया इसने। इख्तियार लेने के बाद इसने वही वही जुल्म का निज़ाम वहाँ पे इसने रखा। और वहाँ पे अपराइजिंग थोड़ी थोड़ी तो चल रही थी, हल्की फुल्की मौसीकी तो हमेशा चलती है, क्योंकि ये हलब के जो इलाके हैं। और कीप इन माइंड, जो अलेप्पो जिसकी हम बात करते हैं, इदलिब जिसकी मैंने आपको तस्वीर भेजी, मेरी तस्वीर है जिसमें मैं खड़ा हूँ, लिखा हुआ है इदलिबुल इज़्ज़, यानी इदलिब इज्जत ऑफ इदलिब की इज्जा। तो वो एक रेस्टोरेंट के सामने मैं खड़ा हूँ, अलकायदा का रेस्टोरेंट है, जो एक पिक्चर है वो भी, जिसमें मेरी उंगली लगी हुई है जहाँ इदलिब अलेप्पो रखा हुआ है। वो जो सारे तस्वीर हैं, वो इदलिब का जो वो ये इलाका है अली भाई, जो ओरिजिनल सिल्क राउट जो था ना, जो चंगेज खान ने जो राइज किया था, इसकी तारीखी हैसियत बहुत बड़ी है। और इसके अलावा दमिश्क की बनो उमैया की हुकूमत रही है, दमिश्क जो दारुल हुकूमत था बनो उमैया का। तो इसकी तारीख अगर आप देखें तो बड़ी अजीब व गरीब तारीख है। इवन अगर आप कहें तो प्री इस्लामिक तारीख भी, यानी रोमन के आसार भी है, वो यहीं से मिलते हैं। यानी यहाँ जो जंगें लड़ी गई हैं वो बिफोर क्राइस्ट, वो भी इतनी कदीम तारीख है इनकी। तो तारीखी एतबार से तो ये, और जो जो बनु उमैया की मेन मस्जिद है वो दमिश्क के अंदर मौजूद, आज भी मौजूद है एज सब। तो लिहाजा अगर आप इन सारी चीजों को समझें तो वहां अपराइजिंग तो होना बनती है। लेकिन ये मसला था कि इनके जो जो अहले सुन्ना वल जमात या सुन्नी जो पॉपुलेशन है वहाँ की, वो इजी तो बहुत छोटी तादाद में, और जो अदर माइनॉरिटीज में बहुत कम है, उनका कभी आपस में बाइक, ये लोग एक दूसरे के साथ मिलते नहीं है, कॉलोनीज में रहते हैं। तो वो, उनको कोई बाहर से ऐसी सपोर्ट नहीं थी। ऐसा नहीं था कि कोई बाहर से सपोर्ट मिल रही हो, कि वो, क्योंकि अपराइजिंग के लिए एक सपोर्ट चाहिए होती है। अब जब ये जुल्म का निज़ाम बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, तो ये असल में ये जब अरब स्प्रिंग शुरू हुआ, असल मामला जो ट्यूनिस से शुरू हुआ था, अरब स्प्रिंग। तो जब वहां से मामला शुरू हुआ अरब स्प्रिंग का, तो कुछ बच्चों ने दीवारों पे कुछ लिखे कि डॉक्टर अब तेरी बारी है। वो 12 या 11 बच्चे इसने पकड़ लिए, उनको जेल में डाला कुछ। तो वो उस मामले फिर वहां ये अपराइजिंग शुरू हुई। जब अपराइजिंग शुरू हुई तो उसकी टाइमिंग बड़ी टेक्निकल खतरनाक टाइमिंग थी। टाइमिंग क्यों खतरनाक थी, कि अफगानिस्तान में उस वक्त जो था वो अलकायदा के ऊपर हो रही थी बमबारी। इनके पास रास्ता नहीं मिल रहा था। तो अब इनको रास्ता, इन्होंने सोचा कि यार चलो शाम के अंदर जो है कुछ, जो जो कुछ मुजाहिदीन, जो क्योंकि अलकायदा के अंदर काफ़ी जो तादाद है, एक वो सूरियों की बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। तो उन्होंने कहा कि जो वहाँ पर जो है वो मामला शुरू हो गए, तो हम इंशाल्लाह इस तरफ हिजरत करते हैं, और इस तरफ हिजरत करके जो है मामलात हमारे शुरू हो जाएंगे। और वही, ये इराक में तो अपराइजिंग चल रही थी, इराक में तो झगड़ा शुरू हो गया था। इराक के साथ बॉर्डर है बहुत बड़ा शाम का। तो लिहाजा हिजरत हुई, अलकायदा के मुजाहिदीन की हिजरत शुरू हुई। ये लोग ईरान, ईरान तुर्की, तुर्की से पर क्रॉस करके ये पहुंचे इदलिब की तरफ। और इनको जो उस वक्त जो लोकल पार्टी थी, जिसको आज की तारीख में हयात तहरीर शाम का नाम जाता है, तो हयात तहरीर शाम एक बहुत माइनॉरिटी, एक छोटी सी जमात, कुछ लोग थे उसमें, कोई इतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं थी। हयात तहरीर शाम उस वक्त बशार के खिलाफ इन्होंने शुरू किया जमा करना। अब अलकायदा की मदद से, जो उस वक्त जबहतुल नुसरा के नाम से आई थी,
क्योंकि वो अलकायदा का नाम इस्तेमाल करेंगे, पता है अमेरिका बमबारी करेगा दोबारा, सारी दुनिया से शुरू हो जाएगी। उन्होंने कहा हम नाम अलकायदा नहीं रखते, हम नाम रखेंगे जबह तो नुसरा, जो कि सिस्टर कंपनी होगी हयात तहरीर शाम की, क्योंकि हमारा हयात तहरीर शाम अलल ऐलान जहादी नहीं है। हयात तहरीर शाम एक हम इख्तिदार चाहते हैं जुल्म के खिलाफ एक रेवोल्यूशन है, बट दे आर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन अंडर अंडर यूएस में। वो जबहत हयात तहरीर शाम एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जबहतुल नुसरा तो है ही। तो अबू ये मोहम्मद जिलानी, ये इनका ताल्लुक अलकायदा से था, ये कदीम अलकायदा से, यानी कदीम अलकायदा शेख शेख उसामा के उसके अवाइल में, ये अफगानिस्तान में भी रहे हुए हैं, वहीं वहाँ पे जहाद किया मैंने। तो शेख उसामा का विजन ये था कि हम यहाँ पर लोकल आदमी रखेंगे, वरना अवाम जो सूरी है वो ये समझेंगे कि अलकायदा टेक ओवर करके अलकायदा ले लेगी हुकूमत। तो ये ना हो इनके जहन में आया लोकल। और ये मैं अपनी मौजूदगी के दौरान, ये मैं आज बात नहीं कर रहा, कोई सुने सुने, यानी ये मैं वहाँ मौजूद हूँ इन शाम, इस वक्त बिलाद शाम में मेरा घर जो है वो इदलिब के अंदर है। मैं इदलिब में मैंने घर ले लिया। मैं तुर्की से आता जाता रहता था, तुर्की में रहता, तुर्की में भी हाउस था, सेफ हाउस, और मेरा जो घर था वो इदलिब के अंदर था। और मेरे साथ अलकायदा के काफी लोग उस वक्त मौजूद थे। अब मामला ये शुरू हुआ कि जब इन्होंने कहा कि हम अगर सपोर्ट चाहिए तो वो जो असला वगैरह जो एम जो अलकायदा ने जो अपना असलहा था वो खरीदना शुरू किया, वहां पे उसको बढ़ाना शुरू किया जहाद को, और फ्रंट पे रखा हुआ इन्होंने अ, अबू मोहम्मद अल जुलानी को, उनके जुलानी शाह सूरी है। उसके अलावा सेकंड इन कमांड जो थे, अब वो उनका नाम है अबू हम्माम अल सूरी, शेख अबू हम्माम अल सूरी। अब अबू हम्माम अल सूरी का ये नाम जहन में रखेंगे, क्योंकि ये अभी पिक्चर में आएंगे थोड़ी देर के बाद, आपको समझ में आएगा मैं क्यों बता रहा हूँ। कामरान भी इस वक्त पूरी दुनिया की नज़रें जिन पर हैं वो हैं अबू मोहम्मद अल जुलानी। ये पैदा तो सऊदी अरब में हुए, लेकिन ये जिहादी कैसे बने? इन्होंने इराक से अपना जहाज़ स्टार्ट किया, उसके बाद ये शाम के अंदर आए। जी। नहीं, अली भाई, ये थोड़ा सा गैप है। आप जो ये जो खबर है इसको लोग स्किप कर देते हैं। ठीक है। आई टेल यू एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड। ये पहले इराक में थे, बिल्कुल सही बात है, ये इराक में इन्होंने इन्होंने लड़ना शुरू किया अंडर द कमा। लेकिन ये उस वक्त जो थे वो रेवोल्यूशन के साथ लड़ रहे थे, यानी ही वाज नॉट फाइटिंग अंडर द फ्लैग ऑफ एनीबॉडी। लेकिन उसके बाद ये अफगानिस्तान गए। अफगानिस्तान में उस वक्त जो था वो हालात खराब चल रहे थे, कोई अच्छे नहीं, मुआफिक हालात नहीं चल रहे। ये जिस टाइम पे पहुंचे वो रूस बम्बारी का सिलसिला शुरू हो गया था। तो उस वक्त शेख उसामा ने मशवरा दिया कि आप जो है वो सिर शाम की तरफ हिजरत कर जाए। तो ये वो इन्होंने राउट लिया, लैंड राउट लिया था इन्होंने। और अबू हम्माम अलसूरी ने, दो आदमी जो थे वो दो बड़े लीडर एक साथ गए हैं, अबू हम्माम अलसूरी और शेख जुलानी। और शेख अबू फरज अल मसरी जो थे वो उस वक्त इंचार्ज, जब ये शाम में पहुंचे हैं तो उस वक्त इंचार्ज जो थे वो शेख अबू फरज अल मसरी थे, इंचार्ज शाम के अलकायदा की तरफ जबतुल नुसरा के इंचार्ज जो थे वो शेख अबू फरज थे। अब ये जब पहुंचे, ये वाया ईरान, ईरान तुर्की, या तुर्किया के साथ उन्होंने बॉर्डर क्रॉस किया, फिर ये पहुंचे उधर, उनको उनको लीडर बना दिया क्या जबतुल नुसरा, ताकि लोगों को ये रहे कि हम जो है वो लोकल आदमी लेके आए। दिस इज व्हाट एग्जैक्टली। जुलानी के अंदर कोई और ऐसी खसूसियात नहीं थी सिवाय इसके कि वो सूरी था बस। और शेख उसामा के बाद तक मुजाहिद है। और सूरी ग्रुप जो था वो काफी स्ट्रांग बनाया गया, ताकि फ्रंट पे सूरी ग्रुप रहे और जो मसरी और दीगर अरब मुजाहिदीन है वो पीछे बैक पे लड़े, ये सारे फ्रंट पे रहे, ताकि अवाम के अंदर ये अनरेस्ट ना हो सूरियों के अंदर कि यार ये कोई नई ताकत हमें टेक ओवर कर लेगी। तो भाई तुम्हारी ताकत है, तुम्हारे लोग हैं, और ये तुम्हारे पास ही इनका हिसाब किताब रहेगा। लेकिन मामला कब खराब हुआ कि जब ये जंग बढ़ती गई इन्हें ताकत मिलती गई, इलाके फतह होते गए। हमा के अंदर अभी जबतुल नुसरा हो गई, हर तरफ जबतुल नुसरा हो गई। तो मामला, मुजाहिदीन काफ़ी जो जो शहीद हुए वो जो सीरियन थे। अब उनके घरों में मेरा बैठना उठना सबके साथ है, मैं जा रहा हूँ उस घरों में, उनके घरों में खाने को नहीं है। उनके घरों में मैं एक मुजाहिद हैं, उनका नाम उसामा नाम था उनका। तो मैं उनके घर में सुबह गया हूँ, तो मुझे उन्होंने बुलाया था किसी काम से। तो अरबों में एक रिवायत होती है, वो अक्सर खान जो भी घर में खाने को होता है सुबह के वक्त, मुजाहिदीन में खास तौर पे। तो उन्होंने मेरे सामने सिर्फ एक, वो बहुत अनलाइकली चीज़ होती है कि वो आपके सामने सिर्फ चाय का काला काला कप रखे, ब्लैक चाय, थोड़ा सा वो कहवा पिया जाता है, तो कप रखा मेरे सामने। और उसका नज़र ऐसे मुंह नीचे किया था। तो मेरे साथ जो जो मेरा गार्ड था, मैंने उसको पूछा, तो मैंने उसामा को पूछा कि अबू 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 अस्मा को पूछा, मैंने अबू अबू उसामा को पूछा कि ये क्या मसला है कि उसामा जो है ये मुंह नीचे किए। उसने मेरे कान में कहा कि इसके घर में इतना पैसा नहीं है कि चाप की चीनी चीनी जो है वो चाय में डाल सके, तो उसको वो दिल के अंदर वो हो रहा है।
तो मैंने हालात क्यों इतने ख़राब है, क्लाशन तो पड़ा था एक, तो मैंने बोला इसके पास सामान तो मौजूद है, ये तो मार का भी कर रहा है, गनीमा तो मिल रहा होगा। बोलता नहीं, गनीमा नहीं मिल रहा है। तो जिलानी ने क्या किया, इसके ये चोर था शुरू से, बिल्कुल चोर आदमी था। इसकी नीयत में उस वक्त फतूर आ गया था जब इसने देखा कि मेरी हुकूमत बन, यानी इसको उस वक्त जो था ये था कि पैसा तो बहुत आ रहा था ना, बाहर से भी, कतर से भी पैसा आ रहा है, सऊदी अरब से भी फंडिंग आ रही है, तो अलकायदा भी फंडिंग दे रही है, तो सारा पैसा इसके पास आ रहा है। असल में जो मुजाहिदीन के रसद का जो सामान था वो इसने देना बंद कर दिया था, वो मुजाहिदीन को वजीफे भी बंद कर दिए, और जो उनसे जो सामान आता है वो गनीमा कहते हैं उसको, जो लूट होती है उसको भी इसने देना बंद कर दिया। उस पर हुआ झगड़ा अलकायदा के साथ, इसका पहली लड़ाई। क्योंकि जब इसको अबू फरज, शेख अबू फरज ने, अल मसरी ने बुलाया, कहा कि तुम मुजाहिदीन किस तरह, ना उनके पास खाने को है, बच्चे उनके जो है भूखे मर रहे हैं, तुम यू कैन नॉट डू दिस। इसने बोला मैं अलकायदा से अपने अलग होने का ऐलान करता हूँ। इसने हाईजैक किया उस वक्त, तो जबातुल नुसरा को तो उसने साइड पे करके इसने हयात तहरीर शाम का अमीर होने का ऐलान किया लोगों को। लोकल अपने साथ सूरी, जो उसके साथ जो ग्रुप था वो सारा सूरी था, और सारे जो हयात तहरीर यानी जबातुल नुसरा उसमें हो गए डिसॉल्व। इसने टेक ओवर कर लिया। इसने एक साइड पे वो फर्ज बैठे हुए थे, उनको पता नहीं था क्या ऐलान कर रहा है, और एक साइड पे एक और मुजाहिद थे, इसने ऐलान किया वहां पे कि मैं अलकायदा से जो है वो बरात का ऐलान करता हूँ, मेरा अलकायदा से कोई ताल्लुक नहीं, हम तो लड़ना चाहते हैं बशार के साथ, अलकायदा खल्ली वल्ली बास यानी खारिज। इन्होंने अलकायदा को लात मार के बाहर निकाल दिया वहां से। अब मुजाहिदीन के पास ना जाने को जगह, ना खाने को जगह, कुछ नहीं। मुजाहिदीन अलकायदा का इसने, और वहां स्लॉटर कराना शुरू किया इसने, जो है वो स्लॉटर हाउस कर दिया अलकायदा के मुजाहिदीन का। या तो इनको खबर दे देता निजाम को कहां पर है, या तो निजाम को खबर आती थी। ऊपर से रूसिया की बमबारी हो रही है, एक तरफ से जॉर्डन बमबारी कर रहा है, एक तरफ से निजाम के हेलीकॉप्टर जहन्नुम गिराने, और वो ज्यादातर गिर रहे हैं अलकायदा के ऊपर। इसके इलाकों, इसके जो घर या इसके जो एरिया थे वो महफूज थे। अबू हम्माम अल सूरी ने उस वक्त एक तंजीम का ऐलान किया उन्होंने, और उन्होंने जो थी वो हिरासुद्दीन के नाम से एक तंजीम बनाई वहां पर। अब अलकायदा जो है वो हिरासुद्दीन बन गई। वो थे अबू हम्माम अल सूरी। सो उन्होंने जितने भी मुजाहिदीन थे, जो खासतौर पे मिस्री बहुत ज़्यादा थे वहाँ पे, उन्होंने इसको अलग करके एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया। लेकिन उनके पास ताकत भी नहीं है, पैसा भी नहीं है, हालात भी नहीं है, आपको सब तरफ से दिक्कत का सामना है। कुछ लोग भागे वहाँ से, कुछ मुजाहिदीन यमन की तरफ गए, कुछ मुजाहिदीन जो थे वो तुर्की में रहने लगे। बहुत ज़्यादा तादाद तुर्की में पड़ा रही थी अरबी उस वक्त, ये क्रॉस करके आते थे, और तुर्किश गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा अलकायदा को सपोर्ट किया। तुर्किश इंटेलिजेंस अलकायदा को काफ़ी सपोर्ट कर रही थी उस वक्त। उन्होंने उनको साथ बिल्कुल, उन्होंने बहुत रहम का मामला रखा हुआ था। उनको मुजाहिद मानते थे। और तैयब उर्दुगान बैक डोर पे, और अमेरिका इस बात पे तैयब उर्दुगान से बहुत नाराज था कि तुम अलकायदा को खुली छूट दी हुई है तुमने इस मुल्क के अंदर। वो रहते भी थे, उसने मस्जिद में भी ऐलान कर दिया था, वहां रह रहे थे। बहुत अच्छे हालात इन लोगों के मुजाहिदीन के, जो भाग के तुर्की आ गए, उनके डॉक्यूमेंट्स कोई नहीं थे, तो वो आ गए तुर्किया के अंदर। और जुलानी ने इस तरह से अपना पहली जो रेवोल्यूशन, यानी पहले यार मारी गद्दारी इसने की, और उसने वो तंजीम बना के उसके बाद इसके उसको सपोर्ट ऑफ कोर्स आ रही है कतर से, और इसको सपोर्ट आ रही है सऊदीया से। और इसको कुछ जो था वो निज़ाम, क्योंकि इसने कहा कि तुर्किश हुकूमत को, तैयब उर्दुगान को, कि मैं कुर्दों, क्योंकि ये इलाका कुर्द जो है वो इसके इलाके से दाखिल होता है, इसलिए मैं कुर्दों को बंद कर दूंगा, आप हमें सपोर्ट करें। तो तैयब उर्दुगान ने उसको सपोर्ट करना शुरू किया। तो इनके पास जो जो माली इमदाद थी वो अब सब तरफ से आ रही है, एंड दे गेटिंग रिचर एंड रिचर। और लेकिन जंग तो है वो उसके बाद डाई डाउन होना शुरू हो गई, सब कुछ हो गया। लेकिन हयात तहरीर शाम उसके बाद फिर आपको एक खामोशी वाला मामला मिलेगा। और उसके बाद हम आते हैं कि जब नेक्स्ट फेज ये होगा कि जब, यानी कम बेशा 17 दिन पहले, 18 दिन पहले ये शुरू हुआ, तो अचानक क्या हुआ, यानी अचानक कैसे हो गया। किसी ने आज तक ये बात आपके जहन में, किसी ने कहीं पढ़ लीजिए, किसी ने कहा कि ये अचानक 16 दिन पहले कौन सा, ये तो वहां सब मौजूद हैं, इनको पहुंचे हुए तो 15-15 साल हो गए वहां पर, तो ये 15 दिन पहले, 17 दिन पहले अचानक कौन सा कीड़ा किसी को काटा कि आज उठ गए और आज हमला करेंगे, आज हम निजाम को बाहर कर देंगे। हाउ वुड नो, क्योंकि रशिया वहां पर मौजूद है, ईरान वहां पे, जो 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 इनके खिलाफ लड़ रहा था पहले वो हिजबुल्लाह थी। और हिजबुल्लाह के अलावा ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड, यानी ये जो ईरान की जो रेवोल्यूशन गार्ड है उसके उनसे वो इनके अगेंस्ट थे। फिर जो एयर सपोर्ट थी वो रूसिया की थी, रशियन एयर सपोर्ट थी, जो सारी बमबारी होती थी वो रशियन करते थे। अब आप सोचिए, कहीं कोई ये बात कर रहा है, हाउ इज इट पॉसिबल कि 16 दिन पहले जो जमात 15 साल से अलकायदा दाइश सब मिलकर लड़ रहे हैं, 15-16 दिन पहले अचानक ऐसा क्या डिफरेंट हो गया। नहीं, इस पर तो कोई भी बात नहीं कर रहा। इसलिए हजरत कि ये, अब बात आती है टेक्निकल, और अब बात आती है इंटेलिजेंस की। नाउ वी टॉक अबाउट इंटेलिजेंस। तैयब उर्दुगान ने इससे हाथ उठा लिया जुलानी से। ये दैट हैपन फ्यू मंथ्स बिफोर, कुछ हर महीना पहले, क्योंकि उनको ये खबर थी
कि अमेरिकन गवर्नमेंट जो है वो इससे राब्ते में है, मोहम्मद जुलानी के साथ। और सारी इंटेलिजेंस की खबरें वो उसको दे रहे थे कि रशिया, क्योंकि हिजबुल्ला तो वीक हो गया, आपको पता है कि हिजबुल्ला के मामला जो थे वो अब इनको सपोर्ट तो नहीं है, ईरान रेवोल्यूशन गार्ड तो नहीं भेज सकता वहां पे, क्योंकि हालात उनके खराब है। अब लीबिया में जंग चल रही है, जो वहां पे चल रही, तो कमर तो टूटी हुई है हिजबुल्ला का, तो उन्होंने बेड़ा गर्क किया हुआ करके रखा हुआ है, उनकी तो पूरी कमांड मर गई है। तो इसने, अमेरिकनों ने इसको इस वक्त इस्तेमाल किया, उसने कहा कि क्योंकि ये प्रॉक्सी वॉर थी रशियन, यानी बेसिकली तो बशर के बैक पे कौन था, रशिया और ईरान। ईरान अमेरिका की से लड़ती है, लगती है। रशिया और ईरान प्रॉक्सी वॉर तो ऑलरेडी यूक्रेन में चल रही है, सूडान के अंदर चल रही है प्रॉक्सी वॉर। अब ये जंग बराह रास्त नहीं है। सो ये जो जंग है, इसको जीतने के लिए अमेरिका ने इसको दिया चाबी, इसको दी इंटेलिजेंस, इसको कहा कि यू गो हेड, आप मार्च कीजिए, निज़ाम आपके खिलाफ नहीं आएगा, क्योंकि रशियन के पास एयर सपोर्ट मौजूद नहीं है। एंड दे न्यू कि रशिया के ताल्लुकात अब बशार के साथ खराब हो गए। हाउ वुड यू नो, हाउ वुड एनीबॉडी नो? ये सिर्फ इंटेलिजेंस न्यूज होती है, यानी जुलानी के पास तो कोई इंटेलिजेंस एजेंट नहीं है जो उसको जाके बताएगा जुलानी साहब रशिया की बैक डोर, ये तो हाउ वुड एनीबॉडी नो, ये तो इंटेलिजेंस लीक होती है ना। ये तो एक इंटेलिजेंस एजेंसी एक मुल्क के बारे में या किसके ताल्लुकात किसके आती है, इंटेलिजेंस का ऊपर लेवल का काम है, बिल्कुल CIA लेवल काम जिसको कहते हैं। तो जुलानी डोंट हैव द कैपेसिटी फॉर इट। तो उनको ये बात जब उन्होंने बताया, तैयब उर्दुगान का तो पता था जुलानी को कि ये जो तैयब उर्दुगान ने है, वो जो है वो अब मुझे सपोर्ट नहीं करेगा, ना किसी और धड़े को करेगा वहां पे। उसके पास दे हैव डिफरेंट इश्यूज, उनका उनके इकोनॉमिकल इश्यूज वहां पे काफी खराब है, तुर्की की इकोनॉमी बहुत बुरी चल रही है आज। तो दे डोंट हैव द कैपेसिटी फॉर इट। लेकिन जब ये खबर इसको अमेरिकी ने दी, नाउ यू मार्च, यू विल विन। सो इसने फिर जो हयात तहरीर शाम के जितने भी दस्ते, उसके पास जो लोकल अवाम जितनी भी थी, उन्होंने मार्च, एक गोली नहीं चली है। रेजिस्टेंस हुई नहीं, हुई ना। पहले पहले क्या होता था, पहले जब ये लड़ते थे तो ऊपर से रशियन बॉम्बिंग आती थी, रशियन जहाज आते थे, वो सीधा बम बम मारते थे, बेड़ा कर, फिर ये बैकआउट, 50 100 200 शहीद हो गए, बैकआउट, फिर 200, हमेशा यही होता था। फिर उधर से निशान बशार के हेलीकॉप्टर आते थे, वो जहन्नुम गिराते थे। बैरल हेलीकॉप्टर, इसका मैंने पहले जिक्र किया है, वो बैरल बॉम्ब होते हैं केमिकल के, तो वो गिरा देते थे, बेड़ा करके होता था, वापस चले जाते थे ये लोग, इनको नहीं चाहिए थी ब्लड बैथ। अब इनको पता था कि अमेरिकन इंटेलिजेंस ने बोला आप ये मूव, वी गिव इधर। सो जो वेपन आए वो कहाँ से आ गए अचानक, इतना वेपन। सो गिव यू एन आइडिया अली भाई, आपको और आपके सामीन के लिए, एंड यू गाइस शुड नो दिस, ये आपको पता होनी चाहिए चीजें। एक क्लशनकोफ जो होती है एक नॉर्मल जोन में, उसकी प्राइस होती है होलसेल, रशिया से अगर आप खरीदते हैं तो $300 से $400, ब्रांड न्यू AK-47 की प्राइस कितनी, $300 से $400। अब जब वॉर जोन में वही क्लाशनकोव जाती, तो डिपेंड कौन से वॉर जोन के अंदर है। सबसे मोस्ट एक्सपेंसिव वॉर जोन जो है वो सीरिया है। क्यों? कहां से आएगा आपके पास सामान, सामान असले का? कहीं ना कहीं से तो स्मगल होगा, साहिल से आएगा। आपके पास फुल पाकिस्तान, ये तो अफगानिस्तान पाकिस्तान तो नहीं है कि आपके पास अफगानिस्तान के रास्ते, आपके पास लैंड राउटर वहां से आ रहा है, इसलिए वेरी चीप, वहां पे बहुत सस्ता है। तो जहां ये पहुंचना जितना मुश्किल होता है उतना, तो जब सीरिया के अंदर क्लशनकोव की प्राइस, जब मैं वहां पर था उस वक्त क्लशनकोव की AK-47 की प्राइस थी $1200, $1200। ग्लॉक पिस्टल जो मैं रखता था, वो ग्लॉक पिस्टल की प्राइस सीरिया के अंदर थी $4000, $4000। पाकिस्तान में मेरा ख्याल है $1500 का बिकता है। अमेरिका में वो $400 से $500 का पिस्टल है ओरिजिनली, ग्लॉक। वहां पर $4000 का। हर चीज वॉज वेरी एक्सपेंसिव, असला वाइज बहुत कम था। यही वजह है कि जब अब उनके पास असलाह फरावा, आप देख रहे हैं वो हवा में कैसे फायर कर रहे हैं, हमारे जमाने में कभी ऐसा नहीं हो सकता था। अगर अमीर जूते मारता था अगर आपने 2 गोलियां जाया की हैं वहां पर। क्यों? महंगा है। ये लोग बेदर्द, आप देखें सड़कों पे फायरिंग ही फायरिंग हो रही है, हर कोई क्लास पीका का पीका मार रहे हैं। दिस इज समथिंग ऑल न्यू, दिस इज द हेल्प ऑफ अमेरिका। ये वो असला है जो उसको अमेरिका ने दिया। मूव ऑन, एंड आप फतह करना शुरू करें। हमा तक पहुंच गया, हमा तक एक गोली नहीं चली। ऐलान होना शुरू हो गया कि हम जो है वो दमिश्क की तरफ मूव कर रहे हैं। पहले दाइश इससे 100 गुना ज्यादा ताकतवर थी, 100 गुना ज्यादा ताकतवर थी दाइश। दाइश दमिश्क के 5, जो क्लोजेस्ट अब तक पहुंची है वो 5 मील था, उससे क्लोज कभी कोई नहीं गया। मार्च इनटू दमिश्क, उनको पता था कि ये भाग जाएगा। अमेरिकन के पास ये खबर मौजूद थी, नो बडी ऑन द बैक। तो मुबारक हो जो लोग बहुत लुड्डियां डाल रहे हैं। अमेरिका ने एक आदमी को खड़ा करके एक मुल्क को फतह कर दिया। उसकी वजह क्या है? जुलानी कोई पॉलिटिकल आदमी तो नहीं है,
अली भाई, हम लोगों को और आपको ये बातें नहीं समझाई या पढ़ाई जाती। जरा सोचिए, वहां पे है डिक्टेटरशिप का निजाम। ये अबू मोहम्मद अल जुलानी अमेरिका के फेवरेट कैसे बन गए? फेवरेट नहीं बनाया है तो अभी भी अमेरिका की वांटेड लिस्ट में है ये। इसकी जमात पूरी अमेरिकन वांटेड लिस्ट में है। अगर आप गूगल कर लीजिए, हयात टेररिस्ट टेररिस्ट वॉच लिस्ट में है। लेकिन मौके पे गधे को बाप बनाना पड़ता है, और खुद इनकी लिस्ट में दहशतगर्द है, पूरी तंजीम दहशतगर्द है। चाहे वो हयात टेररिस्ट शाम हो, चाहे वो जबहतुल नुसरा हो, चाहे वो हरासुद्दीन हो, सब दहशतगर्द है। और अलकायदा अभी साथ साना बशाना नहीं लड़ी है वहां पे। अलकायदा के लोग नहीं लड़ रहे हैं। हरासुद्दीन ने किसी मार्के में साथ नहीं दिया। वो जो बचे कुचे मुजाहिदीन है कायदा के, वो साथ, क्योंकि कि उनको पता था कि अचानक जो ये बढ़ना शुरू हो रहे हैं, ये ऐसे नहीं हो रहा। और रशियन आए अब फिजा में नहीं है, हजबुल्ला लड़ने नहीं आ रही है। दे न्यू व्हाट हैपन। उन्होंने 2+2 4 कर लिया था। तो दैट्स व्हाई देयर इज नो अलकायदा। आपने नाम ही नहीं सुना ना अलकायदा का। वो अगर आप अगर इसकी बाइडेन की तकरीर सुनिए, तो वो कहता है कि हम मेक श्योर करेंगे कि दाइश जो है, और कोई तकरीर दमात दाइश नाम लेके कहा उसने। अलकायदा का एक दफा नाम भी नहीं लिया ना, इस क्योंकि इसको पता है कि इसका माजी अलकायदा का है। एवरीबडी नो जुलानी अलकायदा है। तो उसने नहीं किसी कोई आपने कहीं सुन रहे हैं कि अलकायदा भी जो है वो मौके के वो फायदा उठा सकती है? नहीं, दाइश मौके का फायदा उठा सकती है। अलकायदा का कोई जिक्र ही नहीं कर रहे हैं। अलकायदा गुमनाम हुई हुई है। सबको पता है कि अलकायदा वहां मौजूद है। दुनिया हर एक इंसान को पता है कि इदलिब के अंदर रहमा अब उमार अल कतानी, ये पूरा जो जो मामला है, हिरासुद्दीन वाला मामला, अबू हमाम अल सूरी वो मौजूद है। एंड ही इज लोकल सूरी। और इसके साथ जो है वो अबू जहाद मौजूद है, एक और अबू वाइल अल सूरी और अबू हमाम अल सूरी, ये दोनों वहां पर मौजूद हैं। अबू वाइल बहुत कदीम मुजाहिद जहादी हैं, जो उरुग्वाय से गुंतानामो से उरुग्वाय गए और उरुग्वाय से भाग के यहाँ पर आए। वो वहां पर मौजूद है। लेकिन आप कहीं भी नाम नहीं सुन रहे अलकायदा का। ये एक तमाशा है। और तमाशा इसलिए है कि आप सोचिए हुकूमत, अब व्हाट्स नेक्स्ट फॉर सीरिया, कि कौन बता सकता है? वहां तो डिक्टेटरशिप थी हमेशा से, 50 साल से। देयर वाज नो अनदर पार्टी, वन मैन रूल। कोई सेकंड पार्टी तो है ही नहीं वहां। देयर इज नो पॉलिटिकल पार्टी एट ऑल। अली भाई, दिस इज अबाउट द बंदर बांट ऑफ द वेस्ट। ये बटेगी भी दाल जूतियों में। इसके होंगे टुकड़े, जैसे लीबिया के हुए। गद्दाफी गया, लीबिया के कितने कितने धड़े हैं, कितने? नोबडी नोस, राइट? कोई कहीं है, कोई कहीं है, कोई कहीं है। नोबडी नोस। जहां बर्बादी हुई वहां क्या बना? कुछ भी नहीं। अबू मोहम्मद अल जुलानी को तो अमेरिका की बैकिंग हासिल है, लेकिन उसके बावजूद हम देखते हैं कि शाम के ऊपर इसराइल की बमबारी होती है। इसकी वजह क्या है? बिल्कुल ठीक, अच्छा सवाल। टेक्निकल मसला। क्यों और क्या, क्या वजह, किस पे कर बमबारी? अली भाई, अगर आप फिर वो एक खबर होती है, उसके नीचे एक सब खबर होती है। अगर आप उसको गौर से पढ़ेंगे, तो जो इजराइल का अटैक है, वो हयात तहरीर शाम पे नहीं किया उसने। वो किया उसने जो केमिकल बॉम्ब की जो फैक्ट्री थी, जहां पे वो केमिकल वेपन बनाता था, क्योंकि बशार के पास केमिकल मौजूद थे। वो तो काफी अरसे से इसके ऊपर तो ओबामा ने उस पर सैंक्शन भी लगाने की कोशिश की थी। इन चक्करों में एक बहुत बड़ा चीज हुई थी कि वो बच्चों की म्यूटिलेटेड जली हुई बोरियां, वो जो फास्फोरस बॉम्ब्स ने यूज किए थे, और उसके अलावा डिफरेंट केमिकल बॉम्ब इसने इस्तेमाल किए थे। तो वो जो इसराइल ने क्या किया है, अब्बू जान के कहने के ऊपर, अपने वालिद मोहतरम अमरीका बिलखुसूस के कहने पर, उन्होंने मेक श्योर किया कि जुलानी को दे तो दिया। अब अमेरिका एतबार तो किसी पे भी नहीं करता, पाकिस्तान पे भी नहीं किया, कभी नहीं किसी ने किया। आपसे उसने एक लड्डू दिया, दो हाथ काट दिए। जो इनकी असला डिपो, जो बॉम्ब फैक्ट्रीज, जो आईडी के जो जो मामलात थे, वहां पर इसने बमबारी की वहां पर। क्योंकि ये ना हो कि जुलानी या इस ग्रुप, क्योंकि एतबार तो करते नहीं ना। टुडे इज फ्रेंड टुमारोज एनिमी, टुमारोज एनिमी टुडे इज फ्रेंड। ये तो हमेशा अमेरिका में आज आज का दोस्त कल का दुश्मन, कल का दुश्मन आज का, ये तो गेम खेला जाता है ना। तो लिहाजा उसने वो केमिकल वेपन, क्योंकि उनको पता था कि अगर अलकायदा और जुलानी में दोबारा कोई इत्तेहाद हुआ, कोई डील बन गई, तो केमिकल वेपन किसके पास आएगा? वो जाएगा। और मुसलमान पे ये वैसे भी कभी एतबार तो करते नहीं है। थोड़ी देर के लिए बाप जरूर बनाते हैं, उसके बाद फिर जमीन पे गिराते हैं। ये तो पैटर्न रहा है। इसको टॉर्चर हुआ हुआ है। इसको जब अमेरिकन कस्टडी में था, जुलानी की डबल सही लिटर परेड हुई थी। तो वो जो उन्होंने इसराइल ने जो कल किया है, वो बेसिकली इनके जो है वो जरा है जहां पे ये दे कुड हैव आर्म्ड देमसेल्फ बेटर। क्योंकि वो इसको ये आप ना स्ट्रेटेजिक पोजीशन देखिए ना, तो इनके जो बॉर्डर जो लगते हैं, वो इनको पता है कि इनके लिए इसराइल तक हमला करना वो इतना करीब करीब है ना सारा कुछ। तो वो तो कभी रिस्क लेगा नहीं इसराइल। और इसराइल के अबूजा ने ऑलरेडी कह दिया था कि आप जो मेक श्योर करना कि इनका, इनको जगह दे दी है। अब ये कटेगा, लेकिन इनके हाथ में कुछ ना आए। तो हाथ कुछ नहीं आया।
और इन्होंने केमिकल वॉरफेयर के जो जो फैक्ट्रीज थी और वो जो और दीगर तनसीबात जहाँ पर स्टोरेज डिपो थे असले के, उसने तबाह बर्बाद कर दिया। अब ये नाचते रहो और हवाई फायरिंग करो, आने वाला कुछ नहीं है। इसलिए वो धमाके हुए। जहाँ तक बात है अलग होने की और अमेरिका की, तो लेट्स गो अबाउट दैट। पॉलिटिकल पार्टी तो कोई भी नहीं है वहां पे, वी टॉक अबाउट दैट ऑलरेडी। जुलानी को ख्याल ये है कि इसको कोई ना कोई, क्योंकि ये पहले से इसका यही ख्याल था कि इसको पोजीशन मिलेगी कोई ना कोई, और इसका एक ही उसमें बीच में वही है। क्योंकि ये खुतबा भी कल इसने दिया वहां पर मस्जिद के अंदर, उमैया मस्जिद के अंदर भी इसने जो है वो तकरीर भी किया है, सब कुछ किया। ये कल बॉल के नॉट ओनली दैट, अल जजीरा को पहली दफा इंटरव्यू, पूरा एक डिटेल इंटरव्यू भी दिया। नाउ ही इज अ लीडर, एवरीबडी टॉकिंग अबाउट। इसकी पुरानी तस्वीर देखेंगे तो ये इमामा बांधा हुआ है जब कायदा के साथ है, हाय तर्रशाम उस वक्त जो था जबत नुसरा वाले टाइम पे, तो ये सफ़ेद इमामा बांधा हुआ है और उसका जो है वो जंगी कैमोफ्लेज। अब देखेंगे उसकी दाढ़ी भी छोटी हो गई है, ये जैकेट सूट भी पहना हुआ है, अब ये सूट पहना हुआ है। नाउ ही इज बिकमिंग अ लीडर, इज नेवर गोना गेट एनीथिंग। उसकी जो जो तकसीम है, ये ऑलरेडी प्री प्लान तकसीम है। इसके कुछ हिस्से, जो जो एक बड़ा हिस्सा जो है वो तुर्की खा जाएगा, ये होना ही है। तुर्की ऑलरेडी जो है वो काफी इलाकों को बाबुल हवा से जितनी भी एंट्री, इसका ये क्रॉसिंग जिसको कहते हैं, जो शाम की और तुर्किया की बॉर्डर क्रॉसिंग है, जो लीगल बॉर्डर क्रॉसिंग है, उसका नाम है बाबुल हवा। बाबुल हवा पर तुर्की ऑलरेडी मौजूद है। उसके ऑलरेडी इंटेलिजेंस और उसका उस हुकूमत बेसिकली कंट्रोल बाबुल हवा को तुर्किया करता है। पहले जो है वो कायदा के पास थी, हयात तर्रशाम से हयात शरम के पास, या यानी जबत नुसरा के पास कंट्रोल उसके मुजाहिदीन। मैंने कई दफा क्रॉस किया उधर से भी, वाया एम्बुलेंस क्रॉस करते थे हम लोग। तो वहां पर असला भी वहीं से आता था ज़्यादा, जो सारा तुर्किया से जो असला आ रहा था वो सारा वहीं से आता था। वो है तुर्की कंट्रोल, वो सारा इलाका ले लेगा तुर्की। तुर्की नहीं चाहता कि कभी भी वो इलाका किसी और के पास रहे, खास तौर पे किसी ऐसे आदमी के पास जिसको अमेरिका की बैकिंग हासिल है। क्योंकि अमेरिका की बैकिंग का मसला के बाद आता है पीकाका, YPK, YPG, ये जितनी तुर्किश, ये कुर्दिश जितनी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इसकी दुश्मन है तुर्किया की, तैयब उर्दुगान के अगेंस्ट। वो कभी नहीं लेने देगा इन इलाकों को वो। और जब तैयब उर्दुगान अड़ जाता है तो वो अड़ जाता है। उसने ऑलरेडी कह दिया है कि हमारा, हम वी विल सपोर्ट आवर इन आवर ओन वे, क्योंकि हम कभी भी कुर्दिशों को जो है वो कभी भी कुछ देंगे नहीं, इलाका है लेने नहीं देंगे हमारे करीब का। क्योंकि फिर उसके आपके पड़ोस में अगर कोई कोई ताकत बनना शुरू हो गई, वहां पे हुकूमत बन गई या टेम्पररी इलाका उनको मिल गया, तो दैट्स गोना बी अ प्रॉब्लम फॉर फॉर तुर्की। वो अंदर अभी भी तो हमले करते हैं। अभी कुछ दिन पहले अंकारा के अंदर हुआ है, 3 वीक पहले अंकारा के अंदर हमला हुआ है तो कुर्दियों, जो जो उसकी आपको याद होगा कि एक फैक्ट्री थी जो एरोनॉटिकल पार्ट्स बनाती थी, वो YPG का जो कुर्दियों का हमला वहां पे हो चुका है ऑलरेडी। दैट्स नॉट, और वो होता रहता है अंदर, वहां तो मौसीकी चल रही है। तो वो ही वन नेवर गोना लेट देम हैपन। अबू मोहम्मद अल जुलानी तो अलकायदा की दी हुई कुनियत थी जिससे इन्होंने खुद को डिसऑन कर दिया। अब अमेरिका की बैकिंग के साथ इनका फ्यूचर क्या होगा? अली भाई, इसका इसका बंटवारा होगा, तो वो शाम एक नहीं होगा। अब वो शाम होगा कुर्दी, शाम होगा शिया, शाम होगा तुर्किया, शाम होगा अमेरिका। क्योंकि एक और बात आप भूल रहे हैं, जो इसकी फौजी बेसिस तनसीबात जो अमेरिका की वहां पर है, जो फौजी अड्डे अमेरिका के हैं, वो शाम के अंदर देर जहूर से लेके गो कोने से लेके देर जहूर से ऑल द वे इदलिब के कोने तक है। एक वहां पे इंटेलिजेंस हेड हेड कमांड सेंटर, कमांड कंट्रोल सेंटर भी है, जो कि इसराइल को सपोर्ट करता है, जो जिसकी बैकिंग वहां से होती है वो शाम से होती है। जो ड्रोन इनकी जो बेस है वो भी सीरिया के अंदर मौजूद है। तो अमेरिका तो वहां से जाने वाला नहीं है, ना वो उसको बशार निकाल सका, ना उसको अलकायदा निकाल सकी, ना उसको दाइश निकाल सकी। और फिर ये कहता है कि वी आर कंडक्टिंग ऑपरेशन अगेंस्ट दाइश, आइसिस। वो कहाँ से होता है? वो अंदर से होती है। तो वो बेसिस तो कभी वो देगा नहीं। वो उसकी बेसिस जो है वो दैट्स स्ट्रॉन्ग बेसिस है इसकी अमेरिका की, और उसको बेस वहां पे रखनी है टू सपोर्ट। एक तो अरब को नकेल डाल के रखना है कि तुम्हारे बीच में बैठा हूं, दूसरा इसराइल को सपोर्ट करने के लिए। तो वो बेसिस को मजबूत रखने के लिए उसको वहां पर अपनी बैकिंग चाहिए। चाहे वो जुलानी हो एक तरफ, तो उसके पास हमेशा ये A और B C खेलता है ना गेम, प्लान A, प्लान B, प्लान C। तो एक तरफ है कुर्द, कुर्द से अमेरिका का बहुत पुराना अलायंस है, वो तो जब से चल रहा है, जब से ये जहाज शुरू हो गया था। जो प्रिजन कंट्रोल, जो कैंप कंट्रोल है, वो भी कुर्दिशों के पास है। मेनली अमेरिकन फंडिंग होती है, लेकिन वो होता कुर्द। कुर्दिश के पास जितना असला है सब अमेरिकन है, A to Z जितनी भी चीज़ है सारी अमेरिकन है, वहाँ कंस्ट्रक्शन सब कुछ। और इनके अपने जो इलाके कुर्दिस्तान जिसको ये कहते हैं,
जो नॉर्थ का इलाका, वो काफ़ी अच्छी वहाँ पे कंस्ट्रक्शन हुई है। अमेरिका ने काफ़ी सपोर्ट बिल्ड किया, वहाँ पे स्कूल भी हैं। वहाँ वहाँ वो लगता ही नहीं है कि वो कोई अरब कंट्री है। अब जाके आप देखेंगे वो बिल्कुल अलग लगती है। तो बंटवारा ये होना है कि अभी टू बी डिटरमिन, ये टू TBD, ये टू बी डिटरमिन है कि कौन कितना हिस्सा खाएगा इसमें। डेफिनेटली जो है वो स्टेक्स जो है वो, सऊदी अरब इज अ स्टेक होल्डर इन दिस, और सऊदी अरब इज ऑलवेज गोना बी अ स्टेक होल्डर। अमेरिका एज अ स्टेक होल्डर, तुर्की एज अ स्टेक होल्डर। लेकिन तुर्की और सऊदीया का यहाँ पर अरब और अजम का मामला आ जाता है। दे डोंट लाइक ईच अदर। ये तो पुरानी तारीख है। क्योंकि इसकी अगर आप याद रखिएगा कि ऑटोमन एम्पायर, अगर आप इसकी तारीख की तरफ जाएंगे, तो ये जो जो इनकी ऑटोमन एम्पायर को बर्बाद करने वाला लॉरेंस अरेबिया, विद द हेल्प ऑफ सऊदीज, इन लोगों ने उसका बेड़ा गर्क कराया था ब्रिटिशों को पैसा देके। सो ये जो नफरत है अरब और अजम की, ये रहेगी, ये है वहां पर। और सऊदिया, तैयब उर्दुगान कभी भी सऊदियों को पसंद, और तुर्की के जो अपने अवाम है वो सख्त नफरत। आपने सुना पाकिस्तान को प्यार करते हैं, पाकिस्तान को प्यार करते हैं, वो इसलिए नहीं करते कि पाकिस्तानी हम बहुत प्यारे होते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। वो इसलिए कि वो अजमी अजमी का मामला है, कि हम भी अजमी है, ये भी अजमी है। वो हर अजमी के साथ अजमी की डील है, लेकिन अरबी के साथ अरबी की डील होती है। सो तैयब उर्दुगान कभी भी जो है वो सऊदिया को वहां पे, दिस गोना बी बंदरबांट, इज गोना बी, नाउ इज गोना बी बैक डोर चलेगी। क्योंकि ये बात याद रखिए, कतर जो है GCC में शामिल नहीं है, लेकिन उसकी थोड़ी बहुत डीलिंग है। पहले GCC में कतर शामिल था, फिर वो अल जजीरा के ऊपर झगड़ा हुआ, सऊदियों ने उसको GCC से बाहर कर दिया। ही बिकेम इज ओन पावर नाउ। सो कतर एक इटसेल्फ अ वेरी वेल नोन पावर, क्योंकि मीडिएशन करता है सारे मुल्क के दौरान। तो कतर के स्टेक्स जो है वो मौजूद हैं, हर जगह पर होते हैं, चाहे वो अनाउंस करे या ना करे। और तैयब उर्दुगान कतर की तरफ ज्यादा लीन करता है, क्योंकि हमास की लीडरशिप भी वहां पे होती है। आपने देखा वहां पे इजाजत है सबको। बल्कि तालिबान का ऑफिस कतर के अंदर बाकायदा तौर पे मौजूद है। सो जितनी निगोशिएशन बैकडोर डील होती है, वो कतर इज अ न्यूट्रल जोन फॉर एवरीबॉडी। सो कतर के स्टेक्स जो है वो तैयब उर्दुगान की तरफ ज्यादा लीन करेंगे, और ये दिस गोना हैपन। बाकी कुछ जो है वो, जिसको सऊदी इलाके, जिसको सऊदी सपोर्ट करेगा, फ्रंट मैन पपेट, हो सकता है जुलानी जिससे कोई बैकडोर डील बने, मोर देन लाइकली नहीं होगी। लेकिन वो अमेरिका चूंकि आशीर्वाद अब इसके ऊपर है, ज्यादा वो इस पर बार करेंगे नहीं। सो जो जुलानी को कुछ हिस्सा मिलेगा, लेकिन इस गोना बी, दे गोना ट्राई टू, अभी इलेक्शन का ड्रामा होगा वहां पे, दैट्स व्हाट गोना हैपन, और इलाके जो है इसके बढ़ जाएंगे। ये टू बी डिटरमिन, इट्स वेरी हार्ड टू से राइट नाउ। कोई भी हतमी तौर पे कोई नहीं कह सकता कि इसके कितने हिस्से बकिए होने हैं। बट इट इज द फ्यूचर ऑफ शाम, इसके हिस्से बकिए होने हैं। और ये सारा मामला, देखिए अली भाई, जो हम देखते हैं ना दुनिया में, जिन जिन वाकयात को हम देखते हैं इस ऐनक से, जो हमें नजर आ रही होती है जिन आंखों से, असल में जो स्टेक होल्डर्स होते हैं वो पहले से उन्होंने अपनी एक तरतीब तफसील बना के रख ली होती है कि दैट्स हाउ वी वांट इट। 100% नहीं होता, बट दे हैव एन आइडिया व्हाट गोना हैपन। सो वो जो 100, क्योंकि कीप इन माइंड, अगर सीरिया में प्रो इस्लामिक हुकूमत आती है, तो फिर इसराइल को फिर एक नया पंगा शुरू हो गया ना। यहाँ पे लेबनान है आपकी तरफ, फलस्तीन से इस तरफ है, और इस तरफ जो है वो शाम। तो वो प्रो इस्लामिक तो आने नहीं देगा कभी भी, इसराइल कभी नहीं आने देगा, और अमेरिका भी नहीं चाहेगा वो। सो दे विल गिव छोटी सी कुकी या को 1 रुपया दे के वो 100 रुपए का काम अपना निकाल लेंगे। दैट्स हाउ अमेरिकन्स डू इट। सो दिस इज द फ्यूचर, टू बी डिटरमिन, वेरी हार्ड टू प्रेडिक्ट इट राइट नाउ। अभी अभी ना अभी चीजें स्टिल मूव अलोंग हो रही हैं, दे आर स्टिल इन अ मोशन राइट नाउ। नोबडी नो व्हाट द फ्यूचर ब्रिंग्स। क्या आपकी अबू मोहम्मद अल जुलानी से कभी कोई मुलाकात हुई थी? जी, मैं अली भाई, मेरी अबू अल जुलानी से मुलाकात, जब मैंने एक वाक़या आपको बताया है कि मेरी एक मुजाहिद के घर में जब जब वो पहली दफ़ा, जब उसके पास चाय पिलाने में, चाय में शक्कर नहीं थी, तो वो मैंने बात, मेरा जो उस वक्त अमीर था वो शेख अबू जाफ़र था उस वक्त वहाँ पे, जो कि नायब थे शेख अबू फरज अल मसरी के। तो शेख अबू जाफ़र, जिसका नाम है मोहम्मद अहमद अल सैयद अहमद इब्राहिम, तस्वीर आपके पास उनकी मौजूद है। वो अभी अमेरिका मोस्ट वांटेड लिस्ट में है, ब्राज़ील में होता है वो, जिंदा ही से यार। कभी अमेरिकन ब्राज़ील गवर्नमेंट उनको हैंड ओवर नहीं किया, अमेरिका में इज वांटेड लिस्ट रही। मैंने अबू जाफ़र को बुलाया, शेख अबू जाफ़र को मैंने बुलाया इदलिब में। वो तुर्किया में रहता था, वो इदलिब नहीं आता था, वो सिर्फ काम के लिए आता, क्योंकि अमीर वो उसकी ड्यूटी थी, उसका कुछ अमूर वहां पर थे, तुर्की से ऑपरेट करते थे वो। मैंने उसको इदलिब बुलाया, अब मैंने उसको बताया, मैंने कहा देखो ये मुजाहिदीन, और ये खालिस, ये कोई अमेरिकन एजेंडे पे काम नहीं किया था ना, ये कोई इसमें था, दैट वाज खालिस। अब चाहे लोग कुछ भी कहें, बुरा भला कहें, आई डोंट रियली केयर, लेकिन इट वाज, मेरे लिए चीज ये थी कि जो मुजाहिदीन वहां पे असल में उनके बच्चे भूखे मर रहे हैं, वो तो कोई भी जो
इंसान नहीं चाहेगा, कोई दुश्मन नहीं है मेरे, वो कोई उनसे मेरी कोई जाती दुश्मनी किसी के साथ नहीं है। तो मेरा मसला सिर्फ ये था कि ये किसी न किसी तरह से जुलानी जो है वो, मुझे पता है कि कत्लेआम कर रहा है, और वो खबर, तो मैंने अब शेख अबू जाफर को बुलाया। शेख अबू जाफर ने कहा कि अगर तुमने यहाँ अभी बिल्कुल खशिया, और ये मुझे आज अच्छी तरह ऐसे याद है जैसे वो कल की बात हो। उसने मुझे यहाँ से पकड़ के मुझे बोला कि अबू उमर, कभी भी अपनी जबान से ये बात बाहर मत निकालना किसी और के साथ। अगर ये बात बाहर निकल गई और किसी ने जुलानी तक पहुंचा दी, जुलानी तुम्हें कत्ल करवा देगा यहाँ पे। मैंने कहा एटलीस्ट लेट्स मीट, मैंने कहा एटलीस्ट एक मीटिंग रखते हैं हम लोग जुलानी के साथ, और उससे कम से कम ये कहते हैं, क्योंकि मैं उस वक्त अलकायदा को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, अल महाजिरून। अब मैं लॉजिस्टिक का काम कर रहा था, मेरी जो पोस्ट थी वो लॉजिस्टिक की थी, एंड अल महाजिरून ब्रिगेड। सो हमने कहा कम से कम जो है वो बच्चों के, यानी इतना कम से कम हो जाए कि जो जो इनका बैग ड्यूज नहीं देता, लेकिन कम से कम इतने पैसे कि इनके बच्चों को खाने के पैसे तो मिले। ये तो नहीं है कि ये भूखे मर रहे हैं यहाँ पर। एक सेंटर जो था हताय में बनाया हुआ था उस वक्त अलकायदा ने। हताय जो है वो तुर्की और सीरिया का बॉर्डर है, जहां से वो बॉर्डर क्रॉसिंग होती है इदलिब की। तो हताय के अंदर उस वक्त अलकायदा का सेंटर, सारे मुजाहिदीन को वहाँ खाने को, वहाँ एक बड़े बुरे हालात में लेकिन थोड़ा खाने को था। मैंने वहां पे जब खाना खाया, जब मैं दाखिल हो रहा था आपको, मैं वो और बात कभी नहीं भूलूंगा अली भाई, जिंदगी में कभी नहीं मेरे ध्यान से ये बात जाएगी। तो मैंने खाना, मैं जब पहुंचा वहां पे, तो जो अमीर थे, हताए सेंटर है वहां पे, एक बिल्डिंग थी, उन्होंने वहां पे मुजाहिदीन काफी रह रहे थे, जो जख्मी होते हैं उनकी मरहम पट्टी वगैरह वहां पे होती है। तो मुजाहिदीन का सेंटर जो क्रॉस करते हैं वो पहले हताए जाते हैं। हताए जो सेफ हाउस है अलकायदा का, वहां रहते हैं, और फिर वो अंदर क्रॉस करते हैं। उसमें बहुत से लोग अखवानुल मुस्लिमीन के जो पुराने मसरी हैं वो भी वहां पे रह रहे थे, वो हेल्प करते हैं, डॉक्टर्स वगैरह अखवानुल मुस्लिम के मसरी मुजाहिदीन। मुझे वहां पे रात को जब रात हो गई तो मुझे, हम लोग ज़ाहिर बात है भूख में थे, पूरा दिन खाना नहीं खाया हुआ था। तो मैं इस्तांबुल से ड्राइव करके आया हुआ था, वही मर्सिडीज मेरी रेड वाली। तो मुझे मेरे सामने शेख ने, जो था अमीर ने, एक चावल की प्लेट थी, उसमें 2 मुट्ठी चावल होगा बहुत हुआ तो, थोड़ी सी दही थी, उसमें पानी इतना था कि वो रायता, मतलब बस वो पानी ही था, और एक मिर्च, हरी मिर्च मेरे सामने रखा। अब मैं देख रहा हूँ कोई और नहीं खा रहा है। तो मेरे साथ जो मुजाहिद थे उन्होंने कहा कि तफद्दल या शेख। तो मैंने मुझे शर्म आ रही थी, तो मैंने कहा आप लोग खाइए। तो खैर मैंने थोड़ा बहुत उसमें, क्योंकि तरीका हमारा ये होता है कि यू कैन डोंट से नो, आप मोड़ते नहीं, तो मैंने खा लिया। फिर मैंने पूछा तो बोलता है कि तमाम मुजाहिदीन रोजे से हैं, किसी के पास खाने को नहीं है। तो खैर वो मैं वहाँ बात नहीं करूंगा व्हाट आई डिड आफ्टर दैट, क्योंकि वो फिर किस तरह वो खाना हलक से उतरा, वो मेरा अल्लाह मुझे जानता है, और मेरा अल्लाह मेरी नीयत जानता है, उससे बेहतर कोई नहीं जानता। तो वो जो मेरी उस वक्त कैफियत थी वो बहुत अजीब सी थी। दुश्मनी, पकड़ना पकड़ाना, स्पाई, इंटेलिजेंस, सब अलग अपनी जगह पे। अली भाई, मैं और आप दिन आखिर में हम लोग मुसलमान हैं, और आपके सामने कोई भूखा आदमी, बट दुश्मन दुश्मन तो हमारे गुजराती तो है नहीं ना, एक देयर इज अनदर थिंग, आई एम डूइंग माय जॉब। सो वो मुझे स्कार उस वक्त हुआ, एंड देन आई सेड टू हेल विद इट। सो हमने ने जब ये अबू जाफर को बुलाया, वहां पर बताया कि ये सारे हालात जो है ना, इट इज गोइंग वेरी रॉन्ग, लेट्स डू समथिंग अबाउट। उसने बोला तुम अगर रहे तो उसका, उनको पता तुम्हें खतरा ये है कि ये तुम्हें कत्ल करवा देगा, ये पकड़वा देगा, क्योंकि मैं तो अलकायदा वाला हूँ उसके जरूरत नहीं है, अमेरिकनों का खून बरी कर देगा तुम्हारी। सो बी केयरफुल, होशियार रहो, विल डू समथिंग अबाउट इट। तो उसने फिर शेख अबू फरज से मशवरा किया, फिर हमारी एक मीटिंग हुई, मैं, अबू फरज, अबू जाफर जो थे, हम जिलानी को मिले जाके, इसके सेंटर पे जाके। फिर वहाँ हमने बताया कि यहाँ हालात ऐसे हैं। वो बोलता है मेरे मुझ में जो मेरे पास जो गनीमा है सबसे ज्यादा, वो बोलता है मेरे पास क्लाशन है, यानी ये जो ज्यादा सामान, जो जो मुजाहिदीन जब मार्का होता है तो वो क्लाशन लेके आते हैं, या दल तलताशरी लेके आते, दश का लेके आते हैं मेरे पास। तो वो अगर मैं दे दूं, अगर मैं, मेरे पास पैसा नहीं है $1200 देने का मुजाहिदीन को, मेरे पास नहीं है। हालांकि उसको पैसे थे, झूठ बोल रहा था कमीना, ये खा रहे थे खुद। खुद इनके सिरी, यानी जो हयात तहरीर शाम वाले जो है, वो खा रहे हैं मुर्गियां, इनके पास खाने को दाल और रूखी रोटी चावल भी नहीं है। ये बोलता है कि मेरे पास तो कैश देने को नहीं है, और मैं, और अगर मैं अगर तो बोले असला वापस दे दो। फिर मैंने कहा देखो, जो तुमने, जो गनीमा में एक मुजाहिद ने जो असला लुटाया, जैसे मैंने किसी को गोली मारी और वो मेरे आप पे गनीमा आ गया, उसका जो क्लशन है, बेल्ट है, वो वापस कर दो, फिर उसको वो कहीं और बेचेगा। बोलता है अगर मैं असला दूं फिर मैं लड़ूं किससे? अगर फाइट निजाम, अगर मुझे दौलत से फाइट करनी है, दाइश से, मुझे निजाम से लड़ना है, मैं किससे लड़ूंगा? मुझे तो असला चाहिए, मेरे पास तो कोई और तरीका नहीं है। तो काफी उसने रूडली बात किया, और वो भी शेख अबू फरज, सीनियर कमांडर शेख उसामा के साथ, यानी अबू फरज से बात करना है जैसे शेख उसामा से बात कर रहे हैं आप। इसने उससे नहायत ही बदतमीज से बात की। अबू जाफर मुंह नीचे हुआ, बोलता है ये मुझे ही मार देगा, तुमको ही मार देगा। और शेख अबू फरज के ऊपर ऑलरेडी अमेरिका ने इनाम रखा हुआ था उस वक्त, 5 मिलियन की इनाम था, या 10 मिलियन का, ऐसा कुछ था। तो ये कि शायद इसने अबू जाफर ने बोला कि शायद ये बाउंटी वसूल करने के लिए इनको मरवा देगा, तो हम जो है वो खामोश हो जाते हैं, अभी हमारे हक में नहीं है। तो मैंने कहा भाई, ये जो जो मुजाहिदीन का जो खून गिर रहा है वो किसके हाथ में आएगा?
उसने बोला ये जुलानी के हाथ में आएगा। ये शेख अबू जाफर के अल्फाज थे कि जितने मुजाहिदीन का जो कत्ल हुआ है, यानी ये जो नाहक कत्ल करवाया, इसने करवाया था ताकि सूरियों के पास जो है वो बॉर्डर है और महाजरून में ज़्यादातर कत्ल हो जाएं, क्योंकि ये लोग अपना हिस्सा मांगेंगे, हक मांगेंगे, कहाँ से करेगा। तो इसके इसके सीने में फांस वो चुभी भी थी। तो वो मीटिंग डिडंट गो वेल। लेकिन मेरे चेहरे से शायद उसको अंदाजा हो गया था कि आई एम नॉट गोना बैक डाउन। सो ये इसने बकबक किया कि इसको अबू उमर को उस वक्त जो है ये इसको बोलो कि वापस तुर्किया चला जाए, अबू जाफर के पास। मुझे शाम में नहीं चाहिए, क्योंकि ये जो है फिर ये फितना करेगा, फसाद करेगा यहाँ पर। सो वो टाइम था जब मैंने रैप अप करना शुरू किया। वो अपनी वजह से नहीं किया, मैं तो फिर भी रुकना चाह रहा था। लेकिन फिर अबू जाफर ने मुझे कहा कि ये तुम्हें मरवा देगा अब तक मेरा। और वही हुआ कि 4 दिन के बाद मेरे घर पे मैं लेटा हुआ था, और मेरे घर के ऊपर जो था वो फायरिंग हुआ, तारताशीन से ऊपर, तारताशीन से पा 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 पा। तो मैं अंदर लेटा हुआ था। मैं जब बाहर भागा हूँ तो उस वक्त तक वो गाड़ी जो थी वो चली गई थी, और मेरे पास क्लाशन था, लेकिन मैं क्या कर लेता था स्क्रीन के सामने। तो वो मेरे घर की दीवारें छिद गई थी, पूरी छेद दी थी उन्होंने, सूर अला। मैं बाहर गया हूँ, उस वक्त तक चले गए थे। फिर मुझे उस वक्त उन्होंने रातों रात जो था, अच्छा क्रॉसिंग बंद हुई हुई थी। वो बड़ी खतरनाक क्रॉसिंग है जो मैंने क्रॉस की है उस वक्त। तुर्किया की जो क्रॉसिंग जो थी, वो एक मैंने यानी अलकायदा की क्रॉसिंग से नहीं कर सका, क्योंकि ये अलकायदा की क्रॉसिंग जानता था। वहां के जो अमीर थे उसका नाम अबू उमर था। वो टॉल 6 फुट लंबा नीली आंखों वाला बड़ा खूबसूरत मुजाहिद था, शहीद हो गए वो। उसने कहा कि हम अब तुम्हें अबू उमर के साथ नहीं भेज सकते, तुम्हें क्रॉस करवाएंगे हम, जो स्मगलिंग वाला राउट है, जो ह्यूमन स्मगलिंग राउट से दूसरा राउट है, वो बहुत मुश्किल है। तकरीबन 8 से 10 घंटे की वॉक है वो, पहाड़ों के ऊपर नीचे वॉक है। और ऐसा लगता है कभी कभी गश खा गिर जाऊंगा। और मेरे साथ डिकॉय के लिए उन्होंने एक आदमी को रखा, जो कि जैकेट पहन के, ताकि अगर वो स्नाइपर मारे तो उसको फ्रंट पे मुजाहिद को शहीद कर, ताकि मेरे मैं लॉजिस्टिक वाला हूँ, मुझे सेव करने के लिए, उसको कुर्बानी देने के लिए उन्होंने एक मुजाहिद को सामने और एक मुजाहिद को पीछे रखा। मैं बीच में चल रहा था। और वो दोनों, जो जो मेरी जैकेट का कलर है उसकी जैकेट का कलर सब एक है। हम लोग ब्लैक पहनते थे, कोलंबियन उस वक्त कहलाती थी वो। खैर मैंने जब क्रॉस किया मैं उस वक्त अरेस्ट हो गया। जब मैं वापस आया हूँ तुर्किया में तो मुझे तुर्किश इंटेलिजेंस ने अरेस्ट कर लिया था। मैं तुर्किश इंटेलिजेंस की कस्टडी में चला गया था। स्मग वो वहां से तुर्किश इंटेलिजेंस वाले देख रहे थे कि हम लोग आ रहे हैं। तो जो मेरा डीकॉय था वो तो रुक गया बॉर्डर क्रॉसिंग, क्योंकि उनको वापस जाना था, और मुझे क्रॉस करके जाना था इस्तांबुल, जहाँ पे जो ऑफिस है शेख अबू जाफर का। तो मैं उस वक्त अरेस्ट हो गया, और फिर मुझे टॉर्चर हुआ 3 दिन का। तो तुर्किश इंटेलिजेंस ने मुझे 3 दिन जो है वो टिका के लेकर परेड की उन्होंने मेरी। वो समझ रहे थे कि ये जो है ये कोई स्मगलिंग वाला आदमी है। उनको ये नहीं पता अमेरिका का कोई ताल्लुक। मेरे पास पासपोर्ट तो कोई अमेरिका शनाख्ती कार्ड था नहीं, मेरे पास तो सूरी आईडी थी। वो सूरी आईडी में मेरा नाम जो है वो मोहम्मद उसामा लिखा हुआ है, मोहम्मद उसामा अल उमर लिखा हुआ है, शायद शायद वैसे ही था वो, बताकुल शख्सिया कहते हैं उसको। वो ओरिजिनल आइडेंटिटी है मेरी, मतलब दैट्स अ रियल कार्ड, कोई जाली नहीं है। तो वो मैंने बनवा लिया था। वो उनके उनको कस्टडी में आया, वो कहने लगे। तो वो उसमें ऐसे लिखा है कि मैं साउथ अफ्रीकन डिसेंट सूरी हूँ, यानी साउथ अफ्रीका में रहने वाला सूरी हूँ। और मैं वहां, तो उन्होंने लेटर परेड मेरी ये कर रहे थे कि तुम स्मगलिंग क्या कर रहे हो। तो वो समझ रहे थे मैं आर्टिफैक्ट्स लेके आ रहा हूँ, जो कि ट्रू बात है, लेकिन वो आर्टिफैक्ट्स मैं खुद नहीं लेके आ रहा था, वो तो मैं स्मगल करवा रहा था। तो खैर वो मामला जो है वो उन्होंने फिर मुझे रिलीज किया 3 दिन के बाद। बहुत मारा, बहुत मारा, उल्टा लिटा के मारते थे। बहुत जूते लाते जो होता था उससे मारते, डंडों से लिटा के उल्टा लटकाते थे पूरी पूरी रात, 12 12 घंटा। फिर नीचे गिराते थे। मैं उस वक्त जो था मैं क्या करता, पानी पीते पीते गिराता था। तो उनको लगा कि इसको दौरा पड़ रहा है, ये जो है ये मिर्गी, मिर्गी बोलता हूँ उसको उर्दू में, मरगी, मरगी का दौरा पड़ रहा है, और ये मेरे हाथ पैर टेढ़े हो गए, ये मर जाएगा अंदर ही। इसके बाद हमारे बोला, यानी उन्होंने पूछा कोई मेरे बॉक्स में देखा तो कोई मेडिसिन तो थी नहीं, मुझे तो चंदू तो था नहीं, कहाँ से वो मर्गी का दौरा जो मेडिसिन होगा। तो उन्होंने मुझे उठा के बाहर फेंक दिया, लिटरली दे थ्रो मी आउट ऑफ सेंटर। जब बाहर फेंका तो जो मेरा गाइड जो जो मुझे लेके आ रहा था, उसने आदमी को रखा हुआ था वहां पर कि देखते रहना इसको, ये कब बाहर निकलता ताकि इसको ले आए। फिर मुझे वो एक सेफ हाउस में हताए में ले गए। वहां मैं एक दिन पूरा रहा अंदर, और उसके बाद उन्होंने मुझे वैन में डाल के नीचे कंपार्टमेंट में स्मगल किया वापस इस्तांबुल। और फिर मैं अबू जाफर को वहां पर मिला। सो ये जो खबीस आदमी था, इसने जो भी जितने लोगों को मरवा सकता था ना अलकायदा के, वो मरवा दिया। और उस तरफ जो थे अबू मारी अल कहतानी, बड़े मशहूर मुजाहिद हैं अलकायदा के, वो हमा की साइड मूव हो गए थे, वो साहिल की तरफ चले गए थे, ताकि वो छुप जाए, वरना ये उनको भी मरवा देता वहां पर। सो इसका इसका जो मामला है वो बड़ा गंदा और बहुत खतरनाक मामला है। मेरी मुलाकात जो इसके साथ जो रही वो बहुत ही मक्कार, बहुत ही अय्यार। आप देखो ना, इस ही वॉज अ नो बडी, अली भाई कीप इन माइंड, इसकी कोई जाति, हु इज अबू मोहम्मद अल जुलानी कौन है, आप कहीं से गूगल कर लो, कुछ कर लो। जब भी आप इसका नाम सुनोगे, अगर जो बाहर लिखा है वो बिकॉज ऑफ अलकायदा, अलकायदा अमेरिका, कोई भी जब अलकायदा लेके आया, अलकायदा से दगा किया इसने, तो कोई छुपी बात तो है ही नहीं ना। फिर ये किसका, अपने बाप का भी नहीं है ये। इसने मुजाहिदीन को, यानी
ये मैं अगर मार रहा हूं या मेरे हाथ से कोई मुजाहिदीन या कोई, जिसको अगर आप मुजाहिदीन कहीं भी, मेरे हाथ से अगर कोई आदमी मर रहा है तो वो मैं अमेरिका से पैसे ले रहा हूं, मैं तो उनके पेरोल पे हूं, ठीक है, मैं एफबीआई के लिए काम करता हूं, वो आदमी मर रहा है, ठीक है, आई अंडरस्टैंड, आई टेक दैट मच। लेकिन मैं एक जॉब कर रहा हूं, और मैंने कभी भी किसी ऐसे आदमी का, जिसका या तो बेगुनाह के कोई खून से हाथ रगे हुए नहीं है, मेरे हाथ किसी अल्हम्दुलिल्लाह उस चार चीज से मैं बरी हूं, जब भी मैं आज आराम से बैठा हूं, और मुझे जो है वो गर्दन ऊंची करके बैठा हूं, क्योंकि मेरे हाथ से जो भी आदमी गया है वो है जिसके हाथ पर छोटे मासूम बच्चों का खून है, जिसने औरतों के ऊपर बमबारी करने की साजिश किया, या कोई ना कोई बुराई करने की कोशिश किया, मेरे हाथ में खून उनका है, और मैं आल वेयर इट एज अ बैज ऑन माई चेस्ट और माई हेड एनी गिवन डे। लेकिन कोई बेगुनाह, कोई मिस्कीन, कोई मासूम मेरे हाथ उसके खून से बरी है। लेकिन इस बगैरत के, क्योंकि ये तो अपने आप को मुजाहिद, मैं तो अपने आप को मुजाहिद नहीं कहता, मुझे अगर मुजाहिदीन कभी कहते थे कि अंत मुजाहिद, मैं उनको कहता था अस्तगफिरुल्लाह अज़ीम अखी, डोंट एवर कॉल मी मुजाहिद, ये वल्लाहि अक़सम बिल्लाह, मैं आपको पक्की बात बोलता हूँ, मैंने आज तक कभी अपने आप को शाम के अंदर, अगर लोगों ने मुझे भी कहा कि अगर आप तो माशाल्लाह मुजाहिद हैं, या दूसरे जो बच्चे जो अगर तुर्किया में मुझे मिलते थे कि आप लॉजिस्टिक का काम करें, मैंने इनकार, कभी हमेशा मैंने इस बात से मना किया, मैंने कहा मुझे कभी मुजाहिद मत बोलना, मैं कभी मुजाहिद नहीं हूँ। अच्छा लगे बुरा लगे, मैं लोगों को बोला, मैंने कहा मैं कारोबार करता हूं यहां पर आके, क्योंकि मैं तो फ्रंट लॉजिस्टिक वाला था, लेकिन मैंने कभी वो अपने ऊपर मेडल नहीं पहना मुजाहिद, क्योंकि मैं हूं नहीं। लेकिन इस बगैरत ने, हालांकि मैंने मार के लड़े हुए उन लोगों के साथ मिलके, लेकिन मैंने ये मुजाहिद की हैसियत से नहीं लड़ा, मैं बिजनेस की हैसियत से लड़ा हूं, ताकि मैं समझूं तुम्हें क्या चीज चाहिए लॉजिस्टिक के लिए, क्योंकि मेरी जॉब थी वो। ये तो अपने आप को मुजाहिद कहता है ना, ये तो अमीर था मुजाहिदीन का। तो इसने जिन जिन लोगों के हाथों से खून खून अपने ही लोगों को कत्ल करने वाला, ये मुजरिम है या मुजरिम मैं हूं? फैसला कीजिए आप। आप जितना समझते हैं अबू मोहम्मद अल जुलानी को, आपके ख्याल में क्या अबू मोहम्मद अल जुलानी कल को अमेरिका को आंखें दिखा सकते हैं? और क्या अमेरिका को इस बात का अंदाज़ा है कि कल को उनके लिए ये प्रॉब्लम बनेंगे? इसको अगर कुछ नहीं मिला, अगर इसको ये जो चाहता है वो नहीं मिला, ये गिरगिट है, ये गिरगिट का रंग बदलेगा। अगर यार मारी और गद्दारी के, तो इसने एक जो मिसाल रकम की है, अली भाई, एक साथ बैठे हुए आदमी का ना, मेरा भी दिल कभी कभी ऐसा हो जाता था कि कभी डर लगता था कि मेरे और अगर मेरे साथ वाला कोई मुजाहिद है, जो मुजाहिद है, मैंने खाना पकाया मुजाहिदीन का, मैंने उनके लिए कुकिंग की, मैं उनके बर्तन धोता था, मैं बोलता मेरा ये काम ठीक है, मैं इसी काबिल हूँ, इससे ज्यादा मेरी हैसियत नहीं है। लेकिन जब मुझे पता लगा मार के, मेरे, कि लड़का मेरे साथ है 10 दिन या 15 दिन या 20 दिन या एक महीना, और ऐसे कई हैं, ये लिस्ट लंबी है बहुत, कि वो किसी मार्के में शहीद हो गया है, चाहे वो निजाम के साथ मार्का हो या दौला के साथ मार्का हो, यार मैं भी दिल खून के आंसू होता है, आप किसी के साथ हैं, हाउ कैन यू लेट दैट पर्सन डाई? वो इंसान का काम नहीं है, इंसान कभी, जानवर अपने पास होता है उससे प्यार हो जाता है, एक आदमी का आप रोज खाना खा रहे हैं, बात कर रहे हैं, 24 घंटे साथ है, ही डाइड इन अ मार्का, आंख में आंसू निकलते थे, निकलेंगे ही, हर इंसान का निकलेंगे, जो नहीं निकलेंगे वो इंसान नहीं होगा। इसने तो उन्हीं को शहीद किया जिनको ये लेके आया, जिस इनके साथ रहा, तो इसकी जहनियत का आप अंदाजा कर सकते हैं, इसकी जिल्लत और कमीनगी का। तो ये अमेरिका से वफा करेगा, अमेरिका को भी ये बात पता है कि ये यार मारा है, वो सारा इसका एनालिस्ट, अगर इसको जो नहीं मिला ये उनके साथ भी दगा करेगा, और ये इसकी नेचर है, ये करेगा, ये बात लिख लो, अब ये वीडियो में आ जाएगी, अब से कुछ अरसे के बाद उसको दोबारा प्ले करना, जब ये करेगा बोलना ये कामरान फरीद ने ये बात बोली थी आपको। सीरिया के साबिक सदर या डिक्टेटर बिशारुल असद, उनको फरार का रास्ता कैसे मिला? आज वो किधर हैं और फ्यूचर क्या देखते हैं आप उनका? बशार, वही जो हर ऐसे कमीने, और लानतुल्लाह यानी बशार, ऐसे हर कमीने का जो अंजाम होता है वो हुआ। जब ये जब निकला है, तो ये निकला है जहाज लियर, लियर के अंदर निकला ये, और रूसिया गया। लेकिन रूसी से ये डील क्या बना के गया है? ये असैलम डील बना के गया, मतलब मियाँ साहब की डील हुई, सऊदीया चले गए, और डील हुई ना, वापस भी आ गए। ये वो डील नहीं है, ये वो डील है जिसमें उसने रूसियों ने उनको कहा कि आप बाकायदा तौर पे असylum के लिए अप्लाई करें, यानी सियासी पनाह मांगी हमसे, उनसे इसने सियासी पनाह मांगी है। और जो इसकी वेल्थ है, जो इसकी है, वो एक बहुत बड़ा परसेंटेज ये लेके गया, ही हैव टू पे। ये फ्री राइड नहीं है, देयर इज नो सच थिंग एज फ्री राइड। रूसिया जो है उसने वापस, क्योंकि वो पीछे बैग से तो हट गया था, अब आपको आना है तो दीजिए कुछ, तो वो देन लेन देन पर मामला हुआ है। और वो इसलिए नहीं हुआ कि ये कल, इस जिस हालत में ये गया है और जिस हालत में उन्होंने एक्सेप्ट किया है ऑन पेपर, ये मॉस्को के अंदर है, ही इज इन मॉस्को, और मॉस्को में इसको बाकायदा तौर पर असाइलम दे दिया गया है, ही हैव अ पॉलिटिकल असाइलम राइट नाउ। और असाइलम लेने का मतलब ये होता है कि अब आप हमारे मेहमान हैं सरकारी, यू नॉट गोइंग एनीवेयर।
ही नॉट गोना गेट एनीवेयर। ये गुमनामी में मर जाएगा वहां, शाह मरा जैसे, और शाह के बाद लोग मरे, जिस तरह ऐसे लोगों का होता है। तो जितने भी लोग हैं इसी तरह मरते हैं। ये वहां जाएगा, यह गुमनामी की मौत वहां पे मरेगा। और देर इज नॉट मोर, ही कैन नॉट गो एनीवेयर, ही नॉट गोना हैपन। उसका चैप्टर हो गया क्लोज, इज डन। दहाइयों से जारी मिडल ईस्ट की जो जंग है, इसका एंड क्या आप देखते हैं और इससे फ़ायदा कौन उठा रहा है? अली भाई, जो जो मिडल ईस्ट की जंग है, मेरा दिल ये कहता है, या जो मैं जिसको समझा हूं, कि ये सारी जो निशानियां, ये एंड ऑफ टाइम की निशानियां। अगर आप देखिए शाम, क्योंकि हदीस मौजूद है शाम के हवाले से, कि उसकी उसकी इस्लाम में क्या हैसियत है, हमने पहले पहले भी उसका जिक्र किया था। तो शाम और यमन के दो ऐसे इलाके हैं जहाँ के लिए कि अगर वहाँ अगर अगर तुम्हें एड़ियों के बल या घुटनों के बल अगर वो भी जाना पड़े तो जाओ वहाँ पर। इसीलिए मुसलमानों की हिजरत वहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है। देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट ऑलवेज। तो जहाँ तक मेरा ख्याल है, ये एंड ऑफ टाइम की कुछ शुरुआत है। जिस तरह मामलात ईरान, रसिया, ये अगर आप देखिए पूरी चीज़ों को जोड़ना शुरू करें, इसराइल बावला हुआ हुआ है इस वक्त, वो समझ रहा है कि मैं सबको खा जाऊंगा। और ऐसा ही होता है, जब छोटे आदमी को ताकत मिलती है तो वो समझता है कि वो अमेरिका कहने पे। सो जहाँ तक मेरा ख्याल है, ये इट्स हम शायद अपनी ज़िंदगी में एंड ऑफ टाइम देख पाए। मेरा ख्याल है, ये आप कुड भी रॉन्ग, सारी बात है। ये एक एनालिस्ट हूँ मैं एनालाइज किया है सिचुएशन को। लेकिन अगर आप हर हालात के ताने बाने को जोड़ना शुरू करें, सीरिया का मामला, पहले जंग हुई, खामोशी हो गई, फिर बशार चला गया, अब वहाँ दोबारा जो है मुसलमान जो है वो फुल फ्लोरिश होना शुरू हो रहे हैं, कुछ थोड़े हालात बेहतर होना शुरू हुए। लेबनान में जंग बंदी हो गई, दे गेटिंग स्ट्रांग अगेन एंड अगेन अगेन। गजा में इंशाल्लाह जो है वो बंद होने वाली है जंग, कुछ कुछ टाइम रह गया उसका। यूक्रेन जो है वो टुकड़े उसके होना शुरू हो गए हैं ऑलरेडी, उसने ऑलरेडी वॉलंटियर कर दिया। सो ये सारी चीज़ें जो हैं, और सऊदीया खामोश पीछे से बैठ के तमाशा देख रहा है, फाइनेंशियली गेटिंग स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर। मोहम्मद बिन सलमान प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट जो लेके आ रहा है, जो जो अपने 50 साल, तो ही इज गेटिंग स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्रॉन्गर। इकॉनमी उसकी स्ट्रॉन्ग होती जा रही है, इज गेटिंग बिगर एंड बिगर। ऑयल का मामला जो है, प्राइसेस दुनिया में बढ़ रही हैं बैरल के। ड्रिलिंग अमेरिका ने अपनी शुरू कर दी, ही इज नॉट रिलाइंग ऑन ऑन मिडल ईस्टर्न ऑयल एनी मोर एज मच। ईरान का जो ऑयल है वो अब, पहले जो अब रूसिया खरीद रहा है। सो दिस इज समथिंग, अगर आप, इस पजल है ये बहुत बड़ा, और इतना आसान नहीं है कि मैं आपको 5 या 10 मिनट में इसको पूरा एक्सप्लेन कर सकूं। दुनिया की इकोनॉमी जो वो बर्बाद हो रही है, गुर्बत हर जगह बढ़ रही है। देयर इज मोर टू दिस देन जस्ट जो आज हम देख रहे हैं। इट्स वेरी वेरी डिफरेंट राइट नाउ। सो खैर, लेट्स प्रे एंड होप कि जैसा हम लोग सोच रहे हैं कि शायद हमारी ज़िंदगी में हम दोबारा मुसलमान का उरूज देख पाएं। क्योंकि आज अगर आप देखें तो मुसलमान जलील ख्वार है हर जगह, कहीं भी चैन नहीं है मुसलमान को। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट, एंड दैट्स मेरी तो, मेरा ख्याल है सोच भी यही है, और कोशिश भी यही है कि शायद हम अपनी ज़िंदगी में, अली भाई, कुछ देख पाए। पहले नहीं था मेरा, पहले जब मैं शाम में था मुझे पता था हॉक से तक, उस वक्त मुझे अंदाजा था कि ये सारा ड्रामा हो रहा है। लेकिन अब मुझे अब जो देखना है, अब ये बशार गया, और अब जो दुनिया का जो नक्शा जिस तरह से अब बदलना, फिर नक्शा बदलना है। अरब स्प्रिंग में नक्शा बदलना शुरू हुआ था, अब ये अब तक खत्म नहीं हुआ, नक्शे बदलते जा रहे हैं। लीबिया देखिए, सब हर तरफ नक्शे चेंज हुए। इराक के मामला देखिए, वो अमेरिका के साथ बिगाड़ शुरू हो गया। ईरान ने बाकायदा तौर पर जो बात शुरू कर दी, लेबनान का मामला, और फिर इसराइल के जो पंगे, और ये अपने पर पैर जिस तरह निकाल रहा है। और जिसपे पीछे चाइना खामोश इसे पैसिफिक के अंदर जो है उसने अपने एलाइज बनाना शुरू कर दिए। किंग सोलोमन आइलैंड से लेकर जितना साउथ पैसिफिक है, जितना भी साउथ पैसिफिक है, वहां पर चाइना जो है अपने इन्फ्लुएंस लॉबी शुरू कर रहा है, वो और कर रहा है, बहुत बड़ी स्ट्रांगली कर रहा है। फिर ये अमेरिकन इकोनॉमी के ऊपर डज, उसके अलावा जो है ये, सो एक इज इटसेल्फ सब्जेक्ट इंशाल्लाह। सो अगर हम चाहें तो एक एक चीज इस पे सिर्फ और सिर्फ मिडल ईस्ट, what's going on in the world right now in the Middle East. So inshallah that will be very helpful for सामीन, और खासतौर पर बच्चों के लिए जो हमारे हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं उनके लिए इंशाल्लाह। अगर ये बंटवारा हो गया, सीरिया के अंदर जो निहत्थे मुसलमान हैं उनकी ज़िंदगी पे इसका क्या असर होगा? क्या उनके लिए आसानियाँ होंगी या उनकी ज़िंदगी और भी मज़ीद तंग हो जाएगी? अच्छा अली भाई, एक चीज मैं आपको बता देता हूँ अभी। जब जुलानी ने दमिश्क फतह कर लिया, या अमेरिका ने फतह कर लिया, तो माइग्रेशन दोबारा हुई वहां पर। पॉइंट टू बी नोटेड, क्या हुई? माइग्रेशन। कौन सी माइग्रेशन? जो अहले तशी और अलवाइद से वहां के, उनको पता है कि अब हमें यहाँ मसला खराब होगा, अभी आपस में लड़ाई होगी। इराक में यही हुआ। उन्होंने किधर हिजरत की? वो लेबनान की तरफ जा रहे हैं।
उनको लेबनान ने अपना बॉर्डर खोल के अंदर ले लिया ऑलरेडी। कैन फाइंड दिस न्यूज समवेयर, आई एम श्योर यू कैन। कुछ लोगों ने कवर किया, ज्यादा लोग कवर नहीं कर रहे हैं इसको। लेकिन देयर इज अ माइग्रेशन गोइंग ऑन। सो खुरूज भी हो रहा है, दुखुल भी, यानी लोग जो है। अच्छा, तुर्किया कह रहा है कि उनके पास तकरीबन तीन, कितना मिलियन है, 3 लाख। 3 लाख तो ऑफिशियल उनका है, बाकी और मिलियन में होगा उसको कुछ फिगर। तुर्किया कहता है कि वी वांट, क्योंकि उसकी इकोनॉमी को सूरी जो युद्ध की वजह से बहुत डज लगी है, वापस जा रहे हैं। दे गोइंग इन राइट नाउ। सो दे, जो सूरी है वो वापस तुर्किया से माइग्रेट करके जा रहा है सूरिया। अब उनके पास कुछ कोई चीज ऐसी मौजूद नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर सूरिया का खराब है, देयर इज नथिंग देयर। कोई रोजगार या कोई ऐसी चीज तो है नहीं, देयर इज नथिंग देयर, टूट फूट है। वो उस जमाने में भी अली भाई, जब मैं अभी था ना, तो आप पता था कैसे आप कभी पाकिस्तान में आप जब बाहर निकलते हैं लाहौर में, तो इमारतों पर रंग होता है ना, वहाँ किसी इमारत पर रंग नहीं है। हर चीज जो है वो जो जो क्या बोलते हैं, चूना नहीं, जो सीमेंट का रंग होता है, सारी चीज सीमेंट की हो। वो कितनी इतनी टूटती है, इतनी बमबारी होती है कि वो फिर टूटती है, फिर बनाते हैं, फिर टूटती है, फिर बनाते हैं, तो वो अब पेंट करने की बॉदर ही नहीं करते। वो सारा जो वो एक जो पूरा अजीब सा लगता है कि पूरा मुल्क ग्रे कलर की सीमेंट का ही है वो। नो पेंट, नो बडी यूजेस, कहीं नहीं होता उसमें। तो वो इतनी बार टूट चुका है, इतनी बमबारी होती है वहाँ, अजीब अजीब तरह का हालात है वहाँ, और कितने अरसे से। सो इकोनॉमी वाइज तो नॉट गोना गेट बेटर, क्योंकि कोई जादू की छड़ी तो है नहीं, आप क्या करेंगे। द ऑयल नॉट गोना बेनिफिट एनीबॉडी, वो इतना ऑयल ही नहीं है पहली बात तो। अभी जब बंदर बाट होगी, तो जब जूतों में दाल बटेगी, तो सेम थिंग गोना हैपन, इज हैपन इन इराक। किसको फायदा हुआ, वहाँ इराक की इकोनॉमी अच्छी है, बेड़ा करके वहाँ की इकोनॉमी का। तो इकोनॉमी गोना बी बैड, हिजरत बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि जो सूरी बाहर बैठे हैं, क्योंकि असल में सूरी जो है वो अपने मुल्क से बहुत प्यार, इनके अंदर एक चीज है, ये हुब्बुल वतन बहुत होते हैं। इनके लिए इनकी जमीन बहुत प्यारी है। हम लोग हैं जो लानत बेच के चले जाते हैं। हालांकि हमारे यहाँ हिंदुओं वाला जो है धरती माँ का एक तस्वर है, ये लोग अरब नहीं मानते, अरब मुझे हिजरत को मानते हैं। लेकिन ये हिजरत करने के बाद जब ये कहीं बाहर जाते हैं, तो जब इनके मुल्क में सुकून आता है, तो ये वापस हिजरत कर जाते हैं अपने मुल्क में। तो हिजरत वापस होगी, इकॉनमी वहाँ की खराब है, दैट्स नॉट गोना गेट एनी बेटर। वो वर्ष से वर्ष होती जाएगी, क्योंकि जितने लोग आएंगे उतनी डिमांड बढ़ेगी, सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है। एंड दैट्स द एंड ऑफ इट, इज गोना बी। फिर आपस में वहाँ क्राइम बढ़ेगा, क्राइम बढ़ेगा, क्योंकि असला तो मौजूद है, लाकानून है, तो वहाँ वो पुलिस फोर्स तो थोड़ी है। इदलिब में कब से कोई पुलिस फोर्स नहीं है। जो गार्डिंग फोर्स थी, पुलिस कहाँ से आएगी, निजाम भाग गया, देयर इज नो निजाम। इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं ना, देयर इज नो गवर्नमेंट, नो गवर्नमेंट बॉडी, नो पुलिसिंग, नो सीआईडी, नो टेलीविजन, नो रेडियो स्टेशन, देयर इज नथिंग, नो एयरफोर्स, नादा। देयर इज पीपल and guns who hate each other। शिया सुन्नी को नहीं पसंद करता, सुन्नी शिया को पसंद नहीं करता, अली शिया को पसंद नहीं करता, जो है अजीदी अजीदी सुन्नी को पसंद नहीं करता, सुन्नी अजीदी को। देयर इज अ स्टार वॉर, नो बडी लाइक नो बडी, एंड यू हैव गन्स। और कोई कानून नहीं है, पकड़ेगा कौन, फौज भी नहीं, पकड़ेगा कौन। वेट एंड वॉच, व्हाट आई सेड, वेट एंड वॉच। आज के पॉडकास्ट में तो हमने सीरिया की मौजूदा सूरत हाल को समझा। आने वाले पॉडकास्ट में हम बात करेंगे दाइश के अरूज की। अगर दाइश के राइज पर आप कोई सवाल करना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं।